पर अगर ये युद्ध होता है, भारत और पाकिस्तान युद्ध होता है, तो इसमें लगभग 62 लाख करोड़ का खर्च होगा। तो सर जैसे अब चाइना की जब बात आती है तो लोगों का हमेशा रहता है कि पाकिस्तान को कहीं ना कहीं चाइना सपोर्ट, तो इस पे आपके क्या विचार हैं? देखिए, ये कहीं ना कहीं लगता नहीं है, बिल्कुल सपोर्ट करता ही नहीं, क्योंकि देखिए चाइना तो यहाँ के जो मुस्लिम हैं वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, ऐसा क्यों? नहीं, देखिए ये एक बड़ा ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि अगर आप भारत के नागरिक हैं, आप चाहे किसी भी धर्म को मानने वाले हैं जी, क्योंकि स्लीपर सेल्स तो आई थिंक हमारे इंडिया से ही इंडिया में ही बिल्कुल रहते हैं। ऑब्वियस है कि देखिए आज ये जो घटना घटी है, कोई भी आतंकवादी घटना जब घटती है तो बिना लोकल सपोर्ट की घटना घट ही नहीं सकती। बिल्कुल। आप देखिए सबसे ज्यादा नुकसान अगर वहां पे हुआ तो कश्मीरियों का, जो आप पिछले एक साल में 2.5 करोड़ वहां टूरिस्ट गए, आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से वहां पे उसकी इकोनॉमी बूम की होगी। अब इस घटना के बाद से मुझे लगता है कि आने वाले समय के लिए टूरिस्ट वहां जाना नहीं चाहेगा। मदरसे की बात करें तो वहाँ कुरान पढ़ाई जाती है, ठीक है। क्या हमारी जो शिक्षा प्रणाली है उसमें कंपलसरी नहीं होना चाहिए कि हमारे वेदों को पढ़ाया जाए, हमारी गीता को पढ़ाया जाए? जैसे कुछ ही टाइम पहले 2022 में आई थिंक रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ था, जो बहुत छोटा देश माना जाते हैं दोनों ही, और अभी तक वो युद्ध चल रहा है। देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। एक चीज हमें समझना होगा कि रूस वर्ल्ड की एक अच्छी इकोनॉमी है और उसका एक इतिहास रहा है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए एपिसोड में। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त भारती। तो आज का टॉपिक बहुत ही सीरियस है, जो कि हर किसी को जानना चाहिए। आज हम बात करेंगे अपने भारत की, आज हम बात करेंगे अपनी इकोनॉमी की, हम बात करेंगे अर्थव्यवस्था की, और जो हाल ही में जो आतंकी हमला हुआ पहलगांव में, उस पर हम चर्चा करेंगे कि कैसी मानसिकता है, कैसे लोग हैं। आज हम बात करेंगे अपनी साइबर सुरक्षा को लेके, बात करेंगे आपसी जो हमारे देश हैं, पड़ोसी देश, उनका व्यवहार कैसा है, वो किस तरीके से सोचते हैं, किस तरीके की रणनीतियां तैयार कर रहे हैं। बस नारा है भाई भाई का, क्या वो सही है? इन सारे टॉपिक्स को आज कवर करने वाले हैं, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं आपके देश, हमारे देश भारत की। तो ये पॉडकास्ट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज इस पॉडकास्ट पे चर्चा करने के लिए जो हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो हैं डॉक्टर मनोज कुमार सर। प्रोफेसर हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में, तो हम उनका स्वागत करते हैं। स्वागत है सर। तो सर, जैसे अभी आपको ही पता है, हाल ही में जो पहलगांव में आतंकी हमला हुआ है, उसने हम सबको एकदम से झकझोर के रख दिया है। तो सर, उस पर आपका क्या राय है, मतलब क्या आपका नजरिया है सर उससे? देखिए, सबसे पहले किसी भी देश में इस तरीके का हमला, वो कोई भी देश इसको जायज नहीं ठहरा सकता है। बिल्कुल। क्योंकि जिस प्रकार से पहलगाम में जो घटना घटी है, ये सिर्फ भारत को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को एक मैसेज दिया गया। क्योंकि देखिए 2014 से इस देश में मोदी जी की सरकार आई जी, और उन्होंने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई टेररिज्म पे। और उसके बाद से जिस प्रकार से अपने नीतियों के माध्यम से, अपने सुरक्षा व्यवस्था के माध्यम से इस चीज़ को कंट्रोल्ड किया। क्योंकि इसके पहले भी बहुत सारे, हमेशा आप देख सकती हैं, अगर भारत का अगर हम देखें, इतिहास देखें टेररिज्म का, तो मुझे लगता है कि हर साल 2-3 अटैक ऐसे होते रहे। लेकिन 2014 के बाद से 2 घटना, जैसे पुलवामा और का जो बालाकोट का और उरी अटैक जो हुआ था, उसके बाद से केंद्र सरकार ने जिस तरीके से मेजर्स उसमें इनिशिएटिव लिए, जिसके चलते इन सारे चीज़ों पे अंकुश लगाया गया और भारत ने उस पर अभी लगातार काम कर रही है भारत सरकार। लेकिन उसके बावजूद अभी आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो ये पहलगाम की जो घटना है और जिस तरीके से घटना है, मुझे लगता है कि भारतीय इतिहास में फर्स्ट टाइम इस तरीके से बिल्कुल सर। मतलब रिलीजन के आधार पे लोगों को मारा गया, निहत्थे लोगों को मारा गया, जो टूरिस्ट थे, जो कि वहाँ की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन करते थे। तो ये मतलब ये बड़ा ही, इसका कहीं से भी मानवीय कोई भी देश इसको जायज नहीं ठहरा सकता। और आज आप देख सकती हैं कि पूरा विश्व आज भारत के साथ खड़ा है, भारत को सपोर्ट कर रहा है, और पाकिस्तान एक तरीके से पूरी तरीके से कॉर्नर हो चुका है इस इश्यूज पे। लेकिन फिर भी हम सब जानते हैं कि विदेश नीति बड़ा ही एक जटिल विषय होता है, जिसमें भारत को किस तरीके से एक्ट करना है, भारत का क्या पोजीशन है, अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन इसमें क्या स्टैंड लेती है। लेकिन भारत को अपनी सुरक्षा सबसे आगे रखनी है, तो मुझे लगता है कि इस पर बहुत ही जल्द भारत सरकार की तरफ से कुछ कड़ा एक्शन जरूर होगा और उस पर मेजर्स भी लिए गए हैं, चाहे वो जल संधि को लेके हो या फिर एम्बेसी को लेके हो। जिस तरीके से जो पाकिस्तान के नागरिक यहाँ भारत में रह रहे थे, उनको 48 आवर्स में सबको डिपोर्ट करने के लिए किया जा रहा है, अटारी बॉर्डर को सील किया गया। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में भारत सरकार इस पर और भी कड़ा स्टैंड लेगी। बिल्कुल, जैसे कई देशों, मतलब पहले जो एक रूल होता था कि युद्ध होता है तो मिलिट्री में ही होता है,
पर इस बार फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि जो आतंकी हमला हुआ है जो हमारे देश के सिविलियन है उनके ऊपर हुआ है। देखिए एक चीज ऑब्वियस है कि किसी भी जब दो देशों के बीच में जब संघर्ष होता है तो आर्मी के बीच में लड़ाई होती है। जी। और अभी तक जो खास करके जो टेररिज्म, खास करके जो पाक स्पॉन्सरशिप जो टेररिज्म था, पाकिस्तान के द्वारा जो प्रायोजित टेररिज्म था, उसमें हमेशा वो पुलिस को टारगेट करते थे, इंडियन आर्मी को टारगेट करते थे, जो हमारा डिफेंस के जो हमारे इंपॉर्टेंट जो प्लेसेस हैं उस पर अटैक करते थे। जी। लेकिन ये पहलगाम की घटना पहली बार इस तरीके से हुआ जो टूरिस्ट के ऊपर किया गया। तो इसके पीछे बड़े ही मतलब अगर आप देखिए, अगर फैक्चुअल्स अगर मैं बात करूं तो इसके 2-3 कारण हैं। सबसे पहला कारण है कि जम्मू कश्मीर आज एक स्टेट के रूप में और वहाँ इलेक्शन के थ्रू वहाँ के एक सरकार चलाई जा रही है। और दूसरी चीज़ कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने कश्मीर को पाकिस्तान बनने के बाद से ही जैसे एक अंतर्राष्ट्रीय इशूज बनाया जी। और हर प्लेटफॉर्म पे लेके गया और उसमें उसे सफलता कहीं से नहीं मिली, और जिसके चलते वहाँ पे स्पॉन्सरशिप टेररिज्म के द्वारा, क्योंकि एक चीज़ आपको समझना होगा कि जो पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो पूरा एक तरीके से इकोनॉमी और खास करके वहाँ की जो आर्मी है वो एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को लेके चलती है। तो इस चीज़ को भी हमें समझना होगा, क्योंकि पाकिस्तान का जो ओरिजिन है वो नेचुरल ओरिजिन नहीं है, उसको एक्सटर्नल फोर्सेज ने, खास करके वेस्टर्न्स जो पावर थी उस समय, उन लोगों ने उसको बनाया। क्योंकि अगर आप पाकिस्तान की संरचना देखिए, जिस तरीके से पाकिस्तान में लैंग्वेज को लेके क्राइसिस है, सारे वहाँ इस्लाम मानने वाले लोग हैं। आप बलूचिस्तान देख लीजिए, वो आपस में संघर्ष कर रहा है, वो पाकिस्तान के खिलाफ वहाँ पे इंटरनल सिविल वार चल रही है। उधर आप देख लीजिए सिंध में समस्याएं हैं, पंजाब एक प्रांत है, तो आप देखिए आपस में ही पाकिस्तान का किसी भी तरीके से एक यूनिकनेस नहीं है, जिसके चलते वो आपस में कन्फ्लिक्ट है। तो एज ए नेशन पाकिस्तान कभी भी एस्टेब्लिश्ड हुआ ही नहीं, और हमेशा से वहाँ पे आर्मी का डोमिनेंस रहा। और नो डाउट सिविलियन गवर्नमेंट्स भी वहाँ पे आई, लेकिन सिविलियन गवर्नमेंट्स से ज़्यादा आर्मी का वहाँ पे रूल रहा है। और जब सिविलियन गवर्नमेंट जब भी कोई अच्छा काम करती है तो आर्मी उसको एक तरीके से ओवरटेक करता है, और ओवरटेक करने के बाद से वो एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को डेवलप देता है। और इसके पिछला बहुत सारे इतिहास है, क्रोनोलॉजी है। तो मेरा ये मानना है कि ये जो घटना है उसी को ध्यान में रख के पाकिस्तान ने कराया, क्योंकि आज कश्मीर एक स्टेबल स्टेट बन रहा था, जो अर्थव्यवस्था में एम्पावर कर रहा था। आप देखिए कि पिछले साल जो अभी एक डाटा आया, लगभग 2.5 करोड़ वहाँ टूरिस्ट पहुंचे हैं। बिल्कुल। और उसमें मतलब भारतीय के अलावा विदेशी नागरिक भी वहाँ पे गए हैं, जिसके चलते वहाँ के जो लोकल जो कश्मीरी जो लोग हैं उनका इकोनॉमी अच्छा हो रहा था, उनका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा हो रहा था। भारत सरकार और खास करके मोदी सरकार ने जिस प्रकार से बजट में कश्मीर के लिए एक अलग पैकेज दिया, जिसके चलते वहाँ डेवलपमेंट एजेंडे हो रहे थे, डेवलपमेंट एजेंडे पे काम हो रहा था, उन्हें एक मेन स्ट्रीम से जोड़ने की कोशिश की जा रही थी। तो उसी कोशिश को तोड़ने का प्रयास है पाकिस्तान, जिसमें इस तरीके की घटना को उसने अंजाम दिया। बिल्कुल। तो जैसे सर जो हमारे देश पर पहले भी बहुत सारे आतंकी हमले हो चुके हैं, जिसमें पहले एक आता है पुलवामा अटैक। क्या उससे हमने कोई सबक नहीं सीखा, या हमारे जो आतंकी हमले हैं उनकी रणनीतियों को और स्ट्रॉन्ग नहीं किया? बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए एक चीज़ समझिए, जब कोई भी घटना घटती है, उसके बाद से भारत सरकार ने, जैसे आपने बताया कि पुलवामा का जो घटना घटा, वो जिसमें हमारे बहुत सारे जवान शहीद हुए। जी। तो ऑब्वियस है कि ये भी वो घटना बहुत ही एक तरीके से पेनफुल था, जिसकी वजह से भारत सरकार ने मेजर्स लिया और उसके ऊपर स्ट्राइक भी किए, और जिसका रिपरकशन हमें देखने को मिला। आप देख सकती हैं कि 2019 के बाद से लेके 24 तक बीच में कोई भी ऐसा कोई बड़ा अटैक नहीं हुआ। ये पहली बार 2019 से 24 के बीच में अगर आप देख लीजिए तो ये घटना घटी है पहलगाम की। मेजर अटैक। तो और ऑब्वियसली कि चूंकि देखिए जे.एंड.के एक टूरिस्ट प्लेस है, और वहीं पे टूरिस्ट प्लेस पे अगर आप बहुत ज़्यादा फोर्स डिप्लॉय कर देते हैं तो फिर वो टूरिज्म का जो एक कंसेप्ट है वो शायद उसको जस्टिफाई कर नहीं पाता है। बिल्कुल। और वहाँ पे बहुत सारे जो थिंक टैंक्स थे, बहुत सारे वहाँ पे लोग थे जो कि आर्मी की संख्या को कम करने की बात करते थे, जिस पे सरकार ने उस चीज़ को पहल में लाया और उसको वहाँ पे कम किया। लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है कि चूंकि बॉर्डर स्टेट है, और बॉर्डर स्टेट में मैं ये मानता हूँ कि वहाँ पे समस्याएं हमेशा रहेंगी, और ये आतंकवाद का जो ओरिजिन है वो कभी भी समाप्त वहाँ पे नहीं हो सकता है, क्योंकि इसके पीछे पाकिस्तान है, और पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी इसी पे चलती है। और पाकिस्तान ही नहीं बल्कि एक्सटर्नल फोर्सेस भी चाहते हैं कि पाकिस्तान के माध्यम से हम भारत को किस तरीके से पॉलिटिकल डीस्टेबलाइज करें, जिसके चलते वहाँ पे फंडिंग होता है, और उस फंडिंग के आधार पे जिस तरीके से वहाँ पे युवाओं को एक तरीके से ब्रेन स्टॉर्मिंग किया जाता है, उन्हें एक तरीके से जिहादी बनाया जाता है, उसके पीछे एक पूरा एक फिलॉसफी है, एक थिंक टैंक है जो इस पे काम करता है। उसके बहुत सारे लॉन्च पैड है वहाँ पे, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो
जो एरिया है वहाँ पे, जिसके पहले इसके पुलवामा के बाद से भारत सरकार ने उसको पूरा एक तरीके से डिस्ट्रॉय किया। लेकिन मुझे लगता है कि भारत सरकार को और कड़ा एक्शन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि हम ये समझ रहे थे कि हो सकता है कि आने वाले समय में पाकिस्तान सबक ले, क्योंकि आज देखिए पाकिस्तान अपने हर स्तर पे विफल हो रहा है, वो चाहे बिल्कुल। आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनैतिक हो। और आप देखिए ये बड़ा दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि भारत और पाकिस्तान का ओरिजिन एक ही साथ हुआ। हुँ, लेकिन आज हम 78 साल में हम विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुके हैं और बिल्कुल हम सर। तीसरी की तरफ आगे जा रहे हैं। लेकिन वहीं पाकिस्तान आज देखिए कि पूरे वर्ल्ड के सामने एक तरीके से एड के लिए डिमांड करता है। वहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, वहाँ हुँ, आर्मी में विद्रोह हो रहा है, सिविलियन वहाँ पे आपस में सिविल वार की तरफ बढ़ रहा है। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान अभी भी सबक सीखने को इस चीज़ के तैयारी लिए नहीं है। तैयार नहीं है, और वहाँ की जो जनता है वो कहीं न कहीं गुमराह हो रही है। अब अगर बहुत सारे जो रिपोर्ट्स आते हैं, वहाँ पे महँगाई सबसे चरम स्तर पे है चरम स्तर और पे। वहाँ से लोग माइग्रेट कर रहे हैं। पाकिस्तान आर्मी के सोल्जर्स रिज़ाइन दे के जा रहे हैं। तो ये मुझे लगता है किसी भी नेशन के लिए इस तरह की घटना अगर घटता है, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में वहाँ पे और अनार्किज़्म बढ़ेगा और पाकिस्तान का जो भविष्य है, मुझे लगता है कि वो एक तरीके से समाप्त के कगार पे है। तो सर जो हमेशा जो टेरर अटैक होते हैं, क्या हमें उसका रिएक्ट करना चाहिए या उस हमें पहले से ही उस चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए? देखिए एक चीज़ देखना होगा, क्योंकि भारत का जब से ओरिजिन हुआ है, आप देख सकते हैं कि अगर सबसे ज़्यादा जो टेरर का जो अटैक हुआ है, वो पाकिस्तान की तरफ से हुआ है। जी। तो ये तो पूरा एक तरीके से लेजिटिमाइज़ हो चुका है कि पाकिस्तान के द्वारा ही और उसी का प्रायोजित, उसी के द्वारा समर्थन भारत में कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी होती है। हाँ, इसका एक पूरा सीरीज़ है और पाकिस्तान ओरिजिन होने के बाद से भारत के साथ उसने 4 कन्वेंशनल वार लड़ चुका है हाँ, और उस चारों में पाकिस्तान को डिफीट हुआ है। जी। इसीलिए उसने आतंकवाद का सहारा लिया और प्रॉक्सी वार के नाम पे कि किस तरीके से भारत को हम डिमीन करें हर मामले में, और इसमें एक्सटर्नल फोर्सेस भी उसको मदद करती हैं। उसमें चाइना का भी इन्वॉल्वमेंट है, एक हुँ, समय अमेरिका भी उसको मदद करता था। जी। तो इस तरीके की चीज़ें वहाँ पे रही हैं, जिसके चलते हमेशा से वो एक बैटल फील्ड के रूप में पाकिस्तान पूरे वर्ल्ड के सामने अपने आप को प्रोजेक्ट किया, और इसमें भारत को किस तरीके से वो यहाँ पे समस्या क्रिएट कर सके, और उसी के आधार पे वो काम करता है कि भारत में पॉलिटिकल अस्थिरता हो, आर्थिक विकास ना हो, यहाँ पे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हो, जो पाकिस्तान इन सब चीज़ों को समाप्त करने के लिए इस तरीके के कदम उठाता है। तो हमें लगता है हमारे जो मोदी जी हैं उनको पाकिस्तान के खिलाफ कोई कड़ा एक्शन लेना चाहिए। नहीं, देखिए ऑब्वियस है कि इस देश भारत एक लोकतांत्रिक देश है, और इस लोकतांत्रिक देश में आप देखिए कि इंस्टीट्यूशन का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, और इलेक्टेड गवर्नमेंट यहाँ पे रूल करती है। और जिस तरीके से पिछले 77-78 साल में भारत ने अपने डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को मजबूत किया है, और अब हम बोलते हैं कि हम हमारा जो थ्री थ्री पिलर है, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेचर, ये तीनों ने डे बाय डे ग्रोथ किया है। हुँ, अगर आप इमरजेंसी के काल को अगर हटा दीजिए, तो भारत ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बड़े ही अच्छे तरीके से और पूरे वर्ल्ड के सामने एक अपने आप को मिसाल के रूप में प्रस्तुत किया है। क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा पॉपुलेशन भारत है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है, इतनी सारी विविधताएँ हैं। और सुरक्षा पे आप देख लीजिए, आप जब से भारत सरकार जब भी बजट अपना पेश करती है, तो डिफेंस पे सबसे ज़्यादा हम खर्च करते हैं। तो सर जो मीडिया कवरेज होता है हमेशा, तो इससे क्या जो टेररिस्ट होते हैं, वो इनडायरेक्टली कहीं न कहीं हाइलाइट तो हो ही जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, एक चीज़ समझिए कि आज हम 21st सेंचुरी में पूरा वर्ल्ड जी, सर्वाइव कर रहा है, जी, और टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है। और बिल्कुल। आज जो भी इस तरीके के जो हाईटेक टेक्नोलॉजी आया है, उसमें इसका इनको बेनिफिट भी मिलता है। हुँ, हुँ। तो ये जो जिस तरीके से आप समझिए कि ये जो घटना जब भारत में घटी, उस समय यूएस के वाइस प्रेसिडेंट भारत में उनका अपनी फैमिली के साथ उनका एक तरीके का विज़िट था, और उस समय इस तरीके की घटना को अंजाम देना, हुँ, ऑब्वियस था हुँ। कि वर्ल्ड मीडिया को एक कवरेज देना, एक मैसेज देना कि जे-एंड-के में अभी भी शांति व्यवस्था कायम नहीं, क्योंकि शुरू से पाकिस्तान ने हमेशा से इस चीज़ों को यूज़ किया है। इसके पहले भी जो भी कोई फॉरेन डेलीगेशन जब भारत आता है, तो उस समय कहीं न कहीं इस तरह की घटनाएँ घटती हैं। तो मुझे लगता है कि ऑब्वियस है कि इसमें मीडिया का ये लोग यूज़ करके अपने आप को एक तरीके से पूरे वर्ल्ड के सामने जो इनका एक्जिस्टेंस है, जिनके लिए लोग काम करते हैं, उनको एक मैसेज देते हैं, और एक तरीके से भारत की छवि को, क्योंकि भारत जिस तरीके से जे-एंड-के को लेके एक पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे और ख़ास करके विदेश नीति के माध्यम से अभी जो G20 का समिट हुआ, उसमें आप देख सकते हैं कि भारत उसका होस्ट कर रहा था। उसमें जे-एंड-के में भी बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय देश के लोग, जो डेलीगेशन था वहाँ जे-एंड-के में गए, विज़िट किया, और उसी का परिणाम हुआ कि वो टूरिस्ट वहाँ पे आना शुरू हुए, हुँ, और जिसके चलते वहाँ की इकोनॉमी और अर्थव्यवस्था में एक तरीके का बूम आया।
और मुझे लगता है कि पाकिस्तान ने इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखा और पूरे वर्ल्ड मीडिया को एक मैसेज दिया कि आज भी कश्मीर में हम जब चाहें, जहाँ चाहें, जो कर सकते हैं। बिल्कुल। मुझे लगता है कि भारतीय सुरक्षा व्यवस्था को इस पे और भी थोड़ा-सा इस पे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है और इनको विजिलेंट होने की ज़रूरत है। वहाँ का जो खुफिया तंत्र है, उसको और मजबूत करने की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए एक चीज़ हमें समझना होगा कि पाकिस्तान हमारा कभी भी दोस्त नहीं बन सकता। बिल्कुल, एकदम तो फैक्ट ये सही बात। फैक्ट है, 78 साल में हमने देख लिया। और जिस देश का और जिस देश की एक आर्मी एक टेररिस्ट ग्रुप को जब सपोर्ट मिल जाता है तो बहुत ही पावरफुल हो जाता है। तो आप देख सकते हैं वहाँ पे जो भी टेररिस्ट एक्टिविटीज जो होती है वो सारे पाकिस्तान सेना के द्वारा समर्थित होती है, जी। वहाँ की सरकार के द्वारा समर्थित होती है, इसीलिए उनकी ताकत ज्यादा हो जाती है। तो भारत को इस चीज को समझना होगा कि इसके पीछे पूरा पाकिस्तान आर्मी है। तो हम वर्ल्ड लेवल पे इसको कैसे एक्सपोज कर सकते हैं, उसको किस तरीके से इकोनॉमिक सैंक्शन लगा सकते हैं, जिसमें भारत ने अच्छे कदम उठाए हैं। अभी कैबिनेट की मीटिंग हुई थी, उस कैबिनेट की मीटिंग में पाकिस्तान के बहुत सारे ऐसे जो हमारे बायलैटरल रिलेशन थे उसको समाप्त किया गया है और आने वाले समय में वर्ल्ड फोरम पे भी इस चीज़ को उठाया जाएगा और वर्ल्ड से एक तरीके से इसको बिल्कुल कॉर्नर करने के बाद ही पाकिस्तान हो सकता है कि इस चीज़ को समझ सके। क्योंकि अभी तक का जो पास्ट जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसमें पाकिस्तान कहीं से भी सुधरते हुए नहीं दिख रहा है। बिल्कुल सही बात, एकदम सही बात की कि कहीं से भी पाकिस्तान अभी तक तो नहीं सुधरा है और मुझे लगता है इन फ्यूचर भी नहीं सुधरने वाला है। जैसे अभी आपने सर बात की पाकिस्तान की आर्मी की, तो मैं पूछना चाहती हूँ आपसे कि जो हमारी इंडिया की आर्मी है या एयर फोर्स हो गया, तो इनकी कितनी संख्या है हमारे देश में करंटली और किस तरीके से ये अपनी रणनीति तैयार करते हैं? देखिए, सबसे पहले एक चीज़ हमें देखना होगा कि जो भारत सरकार का जो बजट है, वो इस बार अभी निर्मला सीतारमण जी जो हमारी देश के वित्त मंत्री हैं, उन्होंने जो बजट पेश किया वो 55 लाख करोड़ का बजट है। ओके। आप समझ सकती हैं कि 1 साल का बजट भारत का ये है। हाँ। और दूसरा वहीं पे पाकिस्तान का लगभग 4.5 लाख करोड़ का बजट है। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकती हैं कि भारत कहाँ है और पाकिस्तान कहाँ है। बिल्कुल सही इसमें बात। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि इसमें जो ख़ास करके जो डिफेंस के ऊपर अगर ये युद्ध होता है, भारत और पाकिस्तान युद्ध होता है, तो इसमें लगभग 62 लाख करोड़ का खर्च होगा। 62 लाख लाख करोड़। करोड़ का खर्च होगा। इस पे एक्सपर्ट के ओपिनियंस आए हैं और ये 62 लाख करोड़ कहाँ जाने वाला है। जो डिफेंस के जो देश हैं, जो डिफेंस जहाँ पे उनका प्रोडक्शन होता है, तो इस पे उनकी भी नज़र है। आप देख सकते हैं कि वर्ल्ड एक तरीके से ये वर्ल्ड का जो डिफेंस सेक्टर है वो हमेशा से चाहता है कि विश्व के किसी भी हिस्से में कहीं ना कहीं युद्ध होता रहे। जी। तो भारत को इस चीज का भी ध्यान रखना होगा कि क्या हम अपना जो युद्ध बजट करना। है हाँ। और खास करके जो इकोनॉमी है जो कि सेल्फ रिलायंट, अभी मोदी जी जिस प्रकार से डिफेंस में भी सेल्फ रिलायंट की बात कर रहे हैं और यहाँ पे प्रोडक्शन शुरू हो रहा है, तो क्या हम ये इस युद्ध पे इतना पैसा खर्च करें और ये पैसा जाएगा कहाँ। तो इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है और अपने राष्ट्रीय सुरक्षा को भी ध्यान में रख के हमें काम करना है। तो मुझे लगता है कि देखिए आज बड़े ही मैच्योर लीडरशिप है और भारत बड़े ही सुरक्षित हाथों में है। क्योंकि जब वो आए थे तो उन्होंने बोला था कि हम देश नहीं झुकने दूंगा, देश नहीं मिटने दूंगा। तो ये इस देश की जनता का उनके ऊपर ट्रस्ट है और मुझे लगता है कि मोदी जी इस चीज को कहीं से भी हर लेवल पे उसको काउंटर करेंगे, क्योंकि उनकी जो विदेश नीति का जो उनका काम करने का जो तरीका है, जिस तरीके से पूरे वर्ल्ड को इंगेज करते हैं और ट्रेड के आधार पे और खास करके अपने सिक्योरिटी के आधार पे कहीं समझौता नहीं रखते और खास करके आतंकवाद पे उनका एकदम बिल्कुल जीरो टॉलरेंस है। तो मुझे लगता है कि इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के भारत कदम उठाएगा और जिसमें 140 करोड़ की जो आबादी है, ये आप समझ सकते हैं कि पूरा विश्व का एक सबसे बड़ा ओपन मार्केट है। तो इस स्थिति में हमें किस तरीके से आगे लेके जाना है, कैसे हम विकसित भारत बनने की जो बात उन्होंने की कि 2047 तक हमें विकसित भारत बनाना है। तो अगर हम युद्ध के द्वारा अभी युद्ध करते हैं तो इसका क्या हमारा उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। हम जो 5वीं अर्थव्यवस्था अभी तक पहुंचे हैं 10 सालों में, आने वाले कुछ सालों में पूरे वर्ल्ड जो एजेंसीज है उनका रेटिंग है कि हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए और खास करके विशेष करके जो राष्ट्रीय सुरक्षा का जो विषय है उसको ध्यान में रखते हुए भारत सरकार इस पर जरूर कदम उठाएगी। इसीलिए हमें पेशेंस रखना चाहिए और ये कोई एक दिन की लड़ाई नहीं है। बिल्कुल। जो टेररिज्म है, जो आतंकवाद, उसके पीछे एक पूरा थॉट, स्कूल ऑफ थॉट है, उसका एक आइडिया है, उसके पीछे बहुत सारी ब्रेन लगी हुई है, बहुत सारी बाहरी ताकतें काम कर रही हैं। तो भारत को अचानक कुछ नहीं करना चाहिए। इसमें बिल्कुल सोच समझ के रणनीति बना के, और ऑब्वियस है कि जो भारत का डिफेंस है वो पाकिस्तान के डिफेंस से बहुत ही ज़्यादा है। वो चाहे आर्मी में देख लीजिए या टेक्नोलॉजी में देख लीजिए, हर मामले में हम उससे लगभग 8 गुना ज़्यादा
एग्जिस्ट करते हैं। बिल्कुल। तो लेकिन अगर जब युद्ध आप करते हैं, तो जब युद्ध में आप जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप सामने वाले का ही नुकसान करेंगे, आपके भी नुकसान होंगे। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए भारत किस तरीके से इस चीज को, इन सब चीजों को बचाते हुए हम अपनी अर्थव्यवस्था को सेव करते हुए, क्योंकि पाकिस्तान के पास तो कुछ है ही नहीं आज के डेट में, बिल्कुल वो नहीं तो है। चाहेगा कि भारत भी उसी अवस्था में आ जाए। हम्म, तो इन सारी चीजों को भी ध्यान में रखना चाहिए, जो भी हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, और खास करके जो, और ऑब्वियस अभी कैबिनेट के मीटिंग में केंद्र सरकार और मोदी जी ने ये पूरा इंडियन आर्मी के हाथ में दे दिया, उनको ओपन हैंड फ्री कर दिया कि आप अपने हिसाब से डिसीजन लीजिए और किस तरीके से हम इन सब, और उस पर एनआईए भी इसमें काम कर रहा है। और एनआईए का भी आज रिपोर्ट आया है कि जिसमें पूरी तरीके से पाकिस्तान, आईएसआई और वहाँ की जो सैन्य है इसमें इन्वॉल्व है। तो मुझे लगता है कि इस पर बहुत जल्द ही हम लोगों को गुड न्यूज़ मिलने वाला है कि किस तरीके से पाकिस्तान का इसमें रोल एक्ट किया है इस घटना के पीछे, और उसको भारत पूरी तरीके से एक्सपोज करेगा। और ऑब्वियस है कि जिस तरीके से जो हमारे 26 जो बेगुनाह लोग मारे गए हैं, उसका जो रिटेलिएशन होना चाहिए वो भारत बिल्कुल हर हालत में करेगा। बिल्कुल। जैसे अभी अभी सर आपने कहा कि कहीं ना कहीं नुकसान बहुत होगा। पाकिस्तान की तो इतनी अच्छी इकोनॉमी नहीं है कि वो सरवाइव भी कर पाएगा। पर जैसे कुछ ही टाइम पहले 2022 में आई थिंक रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ था, जो बहुत छोटा देश माना जाते हैं दोनों ही, और अभी तक वो युद्ध चल रहा है। देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। एक चीज़ हमें समझना होगा कि रूस वर्ल्ड की एक अच्छी इकोनॉमी है और उसका एक इतिहास रहा है, जी, और यूक्रेन बहुत ही छोटा देश है। बहुत छोटा ही देश लेकिन है। जिस प्रकार से पिछले 2.5 साल से 3 साल होने जा रहे हैं, वहाँ पे युद्ध अभी भी समाप्त नहीं हुए। तो आप समझ सकती हैं कि युद्ध शुरू करना का मतलब ये नहीं कि हम उसको 2 दिन में, 3 दिन में समाप्त कर देंगे। आप उस समय 2.5 साल पहले अगर देख ली, तो रसिया बोलता था कि हम 2.5-3 दिन के अंदर में यूक्रेन को हम एक तरीके से समाप्त कर दें। लेकिन 3 साल होने जा रहा है। तो इसीलिए आज का जो वार है, जो कन्वेंशनल वार है, वो बड़े ही हर लेवल पे लड़ा जा रहा है। आप समझ सकती हैं कि यूक्रेन के पीछे कितनी बड़ी शक्तियां लगी हुई हैं। अमेरिका एक तरीके से इनडायरेक्ट उसको मदद कर रहा है, पूरा नेटो देश उसको मदद कर रहा है। तो जब इंडिया पाकिस्तान अगर डायरेक्ट कन्वेंशनल वार होता है, तो ऑब्वियस है कि भारत के भी दोस्त हैं और दुश्मन हैं। उसी तरीके से पाकिस्तान के पीछे भी जो खड़े होने वाले देश हैं, वो हर तरीके से, एक तरीके से उसके कंधे पे अपने सारे इंटरेस्ट को रख के भारत के साथ युद्ध में लेके जाना चाहते हैं। तो भारत की डिप्लोमेसी बहुत मैच्योर है, और भारत के पास एक अच्छा अनुभव है, और एक ऐसा लीडरशिप है जिनके हाथों में सुरक्षित लीडरशिप है, जिनके पास एक पॉलिटिकल विलिंगनेस है, उनकी राजनीतिक समझ है कि उनको पता है कि हमें कब क्या चीजें लेना है। और उन्होंने अपने डिसीजन से इस देश को, आप देख सकते हैं कि कोविड के समय में जिस तरीके से पूरा वर्ल्ड एक तरीके से क्राइसिस में जूझ रहा था, और उसको मोदी जी ने अपने पॉलिसीज के माध्यम से और विजनरी आइडिया के माध्यम से जिस तरीके से इससे भारत को बचाया, वो पूरे वर्ल्ड के सामने एक एग्जाम्पल सेट किया। तो मुझे लगता है कि इन सारी चीजों को जरूर ध्यान में रखा जाएगा भारत सरकार के द्वारा। बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। कहीं ना कहीं दोनों ही देश सरवाइव करेंगे ही करेंगे, इसमें भारत भी बहुत ज़्यादा सरवाइव करेगा। तो सर जैसे अब चाइना की जब बात आती है, तो लोगों का हमेशा रहता है कि पाकिस्तान को कहीं ना कहीं चाइना सपोर्ट करता है। तो इस पे आपके क्या विचार हैं? देखिए, ये कहीं ना कहीं लगता नहीं है, बिल्कुल सपोर्ट करता ही है। क्योंकि देखिए, चाइना, हम सब जानते हैं कि चाइना में डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं है, और वहाँ पे जिस तरीके से जो सरकार चलती है, और ऑब्वियसली आज उसने जिस तरीके से पिछले 20-25 सालों में अपने आप को अर्थव्यवस्था के रूप में, टेक्नोलॉजी के रूप में, जिस तरीके से एक पूरे वर्ल्ड का एक प्रोडक्शन हाउस बना है, उसके लिए आपको उसको तारीफ करना पड़ेगा। क्योंकि आज चाइना का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, आज अमेरिका को काउंटर करने की बात कर रहा है, बिल्कुल टेक्नोलॉजी के माध्यम से, हर चीज के माध्यम से। और उसको ये चीज भी पता है कि अगर चाइना अगर कहीं से काउंटर हो सकता है, तो भारत के द्वारा हो सकता है। इसीलिए आप देखिए कि चाइना एक तरफ भारत के साथ बिजनेस भी करता है, और दूसरी तरफ डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट न करके पाकिस्तान के थ्रू, नेपाल के थ्रू, बांग्लादेश के थ्रू भारत को परेशान करने की कोशिश करता है। क्योंकि भारत का जो बजट है, देखिए पूरे जो विश्व के जो जितने भी देश हैं, जो डेवलप्ड नेशंस हैं, उन सबको पता है कि आज के डेट में ग्लोबलाइजेशन आने के बाद से वर्ल्ड का मार्केट खुला हुआ है, और इसमें अगर सेल्फ प्रोडक्शन आप करते हैं, तो ऑब्वियस है कि आप दूसरे देश के प्रोडक्शन को आप नहीं खरीदेंगे। तो चाइना कभी भी नहीं चाहेगा कि भारत सेल्फ रिलायंट हर फील्ड में हो। बिल्कुल। और देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, चाइना एक लोकतांत्रिक देश नहीं है, तो उसका भी एक थ्रेट है। इसीलिए वहां पे हर चीज सेंसर्ड है, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय स्टेट। हर चीज स्टेट उसको कंट्रोल करता है। भारत में हम यहाँ पे सरकार के अगेंस्ट में हम कुछ भी बात रख सकते हैं, लेकिन चाइना में इस तरीके के संभव नहीं है। तो आप समझ सकती हैं कि चाइना भारत का एक मतलब एक तरीके से घोस्ट एनिमी है, और आगे भी रहेगा। क्योंकि अगर आप देखिए, पॉपुलेशन वाइज देख लीजिए, आप मार्केट वाइज देख लीजिए, तो भारत
उसमें बहुत आगे है। लेकिन चाइना के पास टेक्नोलॉजी है, उसका प्रोडक्शन हाउस है, क्योंकि वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ हमेशा चुनाव नहीं होते हैं, भारत में हर 5 साल पे चुनाव होते हैं। तो मुझे लगता है कि इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए चाइना पाकिस्तान को हमेशा से मदद करते रहा है और आगे भी करेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं पीओके में जिस तरीके से उसका जो वन बेल्ट वन रोड का जो प्रोजेक्ट है, जो बीएलए के द्वारा वहाँ डिस्टर्ब किया जा रहा है, उसमें चाइना का बहुत ज्यादा पैसा इन्वॉल्वमेंट है। उसको पता है कि अगर पाकिस्तान अगर टूटता है, अगर क्रम्बल होता है, तो मुझे लगता है कि उसकी जो इन्वेस्टमेंट वहाँ पे लगाया वो सारा एक तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसीलिए वो कभी भी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान यहाँ पे कमजोर पड़े। अब यही देखना है कि भारत की जो डिप्लोमेसी है, जो भारत की विदेश नीति है, जो इंडियन आर्मी है, इसको कैसे टैकल करती है, क्योंकि भारत को इसका जवाब तो देना ही पड़ेगा। बिल्कुल। क्या अब हमें वन चाइना पॉलिसी को रीथिंक करना चाहिए? नहीं, देखिए एक चीज समझिए कि जब हम ग्लोबलाइजेशन में जब आ चुके हैं, तो आज की डेट में वर्ल्ड का कोई भी नेशन डिपेंडेंट नहीं हो सकता, सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हो सकता। आपको सबको एक दूसरे को इंगेज करना ही पड़ेगा और इससे आप बाहर भी नहीं निकल सकते हैं। इसका एक ही मंत्र है जो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा इस चीज को बात करते हैं, लाल किले से हमेशा बोलते हैं। आप उनके जितने स्पीचेज हैं या उनकी जितनी पॉलिसी, वो सेल्फ रिलायंट की बात करते हैं, वो ट्रिपल पी की बात कर रहे हैं। उनको पता है कि सिर्फ पब्लिक सेक्टर से हमारे देश की इकोनॉमी की अर्थव्यवस्था नहीं बढ़ सकती है, हमको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप लाना पड़ेगा, जिसमें भारत जा भी रहा है और उसका आउटकम आ भी रहा है। तो मुझे लगता है कि इन सब सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए भारत इस पे पॉलिसीज बना भी रही है और काम भी कर रही है। और इस तरीके की जो चीजें हैं, मुझे लगता है कि आर्थिक जो एक टाई अप होता है, इकोनॉमिक जो इंगेजमेंट होता है, उसके माध्यम से हम बहुत सारे देशों को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि ट्रेड आज के डेट में बहुत बड़ा एक टूल है जिसके माध्यम से आप किसी भी कन्फ्लिक्ट को काउंटर कर सकते हैं। बिल्कुल। जैसे ताइवान और तिब्बत, क्या अब हमें ओपनली स्टैंड लेना चाहिए? देखिए, भारत ने हमेशा से स्टैंड लिया है। ये तिब्बत का जो क्लेम था, वो जब चाइना ने किया तो उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री नेहरू जी थे, उन्होंने बिल्कुल एक तरीके से फ्री हैंड दे दिया, जिसके कारण आज ये समस्याएं उत्पन्न हो रही है। क्योंकि वो, और देखिए, और कोई भी नेशन जो है वो अपने लिबर्टी की बात करता है, कोई भी और चाइना का जिस तरीके से, देखिए चाइना 19 राष्ट्रों से घिरा हुआ राष्ट्र, उसके 19 देश हैं जो उसके पड़ोसी हैं, और सारे पड़ोसी को एक तरीके से वो प्रॉब्लम क्रिएट करके रखा हुआ है वहां पे। तो आप, ऐसा नहीं कि चाइना बहुत ही पीसफुल एग्जिस्ट कर रहा है, वो सिर्फ अपने इकोनॉमिक पावर के दम पे और डिफेंस के दम पे वो सारे देशों को एक तरीके से काउंटर कर रहा है। और साउथ एशिया में भी वो चाहता है कि हम बांग्लादेश के माध्यम से और पाकिस्तान के माध्यम से, नेपाल के माध्यम से भारत को कैसे काउंटर करें। आप इसके पीछे देख सकते हैं श्रीलंका को किस तरीके से उसने एक तरीके से फेल्ड स्टेट बनाया। इंडिया और श्रीलंका के बीच में बहुत अच्छे संबंध थे, लेकिन चाइना ने जिस तरीके से वहाँ की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज को एक तरीके से डिस्ट्रॉय किया, और आज फिर अब श्रीलंका भारत के साथ जुड़ रहा है। तो मुझे लगता है कि चाइना की जो पॉलिसीज है, जो वो मुझे लगता है कि एक तरीके से विफल हो रही है। और आने वाले समय में जैसे जैसे जो भी देश का इकोनॉमिक एम्पावरमेंट बढ़ेगा, अवेयरनेस बढ़ेगी, पॉलिटिकल सिस्टम उनका मजबूत होगा, तो मुझे लगता है कि इस तरीके की चीजें उसकी कम होगी। बिल्कुल। तो जैसे सर, जब चाइना की बात हम कर ही रहे हैं, तो चाइना की जो मिलिट्री है वो कहीं ना कहीं हमारे देश की मिलिट्री का स्ट्रेंथ का टेस्ट लेती ही रहती है। नहीं, देखिए एक चीज तो समझिए कि कोई भी किसी भी देश की आर्मी को अगर आप सिर्फ बैठा के रखेंगे, तो मुझे लगता है कि वो इट इज नॉट गुड फॉर द नेशन सिक्योरिटी। और मुझे लगता है कि भारत के पास जितना अनुभव है जो इंडियन आर्मी के पास युद्ध में जाने का, आप जब से भारत ओरिजिन हुआ है तब से तो 4 बार हम पाकिस्तान के साथ लड़ चुके हैं, एक चाइना के साथ लड़ चुके हैं। और जिस तरीके से बॉर्डर, आप देखिए भारत के जितने बॉर्डर स्टेट्स हैं, वो एक तरफ से चाइना है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, तो आप देख सकते हैं कि वहाँ सबसे ज्यादा टेंशन उसी स्टेट से है। तो भारत हमेशा से इस चीज के लिए तैयार रहा है। और ऑब्वियस है कि चाइना की जो इकोनॉमी है खास करके, और उसका जो डिफेंस है, वो आप देखिए इसके पहले गलवान घाटी में जिस तरीके से चाइना ने भारत को पीछे धकेलने का प्रयास किया, लेकिन वहाँ पे इंडियन आर्मी ने जिस तरीके का प्रयोग किया वहाँ पे, जिसके वजह से चाइना को वापस जाना पड़ा। तो ये चाइना बीच बीच में अरुणाचल को लेके, तिब्बत को लेके, इस तरीके से जो उसका एक क्लेम है, वो बेसिकली एक उसका एक बार्गेनिंग पॉलिटिक्स है कि हम इंडिया को कैसे डिसएंगेज करें उसके डेवलपमेंट ग्रोथ से। इसीलिए वो बीच बीच में इस तरीके का टूल्स को यूज करता है। लेकिन भारत आज के डेट में एक सॉवरन स्टेट है, सक्षम है, और डे बाय डे हम हर लेवल पे अपने आप को मजबूती के साथ उभार रहे हैं और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के साथ कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कभी भी चाइना अगर ऐसी सोच रखता है, तो मुझे लगता है कि उसमें सफल नहीं होगा। और भारत का जो अर्थव्यवस्था है, जिस तरीके का जो प्रेडिक्शन है पूरे वर्ल्ड एजेंसीज का, कि आने वाले 5 से 7-8 सालों में भारत की अर्थव्यवस्था, जो आज हम 4 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, हो सकता है कि 12 से 13 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि भारत का आर्थिक ग्रोथ किस प्रकार से होगा। तो सर, जैसे अभी हम चाइना को लेकर चर्चा कर रहे हैं, तो ऐसी बांग्लादेश
की हम जब बात करते हैं तो कहीं ना कहीं उसकी अवैध जो घुसपैठ है उसका मुद्दा बहुत बड़ा बना हुआ है, तो उस पर आपके क्या विचार है? देखिए, किसी भी देश में जहाँ जिस देश की इकोनॉमी अच्छी होती है वहाँ पे इलीगल माइग्रेशन होता ही है। हम्म और भारत के जो नेबर कंट्री है, खास करके बांग्लादेश, हम्म बांग्लादेश में देखिए, वहाँ पे बांग्लादेश का ओरिजिन 1971 में हुआ। और जिस प्रकार से ओरिजिन हुआ, बेसिकली वो पाकिस्तान का पार्ट पार्ट था। बिल्कुल सर। वो एक ईस्ट पाकिस्तान था और एक वेस्ट वेस्ट पाकिस्तान था। पाकिस्तान था। तो जिस प्रकार से वहाँ लैंग्वेज को लेके वहाँ पे मूवमेंट हुआ और बंग बंधु जो आंदोलन चला, और उसमें भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने जो एक मेजर रोल प्ले किया, और जिसके चलते बांग्लादेश का ओरिजिन हुआ। और उसी ओरिजिन के आधार पे आज पिछले 30-35 साल से भारत और बांग्लादेश के बीच में एक अच्छे संबंध स्थापित हुए। और आप देख सकते हैं कि बांग्लादेश का इकोनॉमिक, इसके पहले शेख हसीना जब वहाँ पे प्रधानमंत्री थी तो उसका इकोनॉमी बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहा था। पूरे वर्ल्ड में एक पीसफुल कोएग्जिस्टेंस चल रहा था। लेकिन वहाँ पे फंडामेंटलिज्म जो है, खास करके जो इस्लामिक रेडिकलाइजेशन है, वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के द्वारा प्रायोजित होकर वहाँ पे इस तरीके के काम कर रहे थे। और अमेरिका में इसके पहले जो बाइडेन सरकार थी, उन्होंने जिस तरीके से वहाँ पे एक चुनी हुई सरकार को अपदस्थ किया और वहाँ से भारत को किस तरीके से हम कंटेन कर सके, इसके लिए वहाँ पे उनको एक तरीके से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी खड़ा की गई। और आज भी वहाँ पे चल रहा है। तो नो डाउट इसमें जो इन्फ्लिक्टेशन है, क्योंकि देखिए हमारा जो सबसे नेबर जो स्टेट है वो वेस्ट बंगाल है। और वेस्ट बंगाल में वहाँ पे जो टीएमसी की सरकार है, पिछले 25 साल से वहाँ पे चली आ रही है, उसके पहले लेफ्ट की सरकार वहाँ पे थी। तो इन सबों ने वहाँ पे वोट बैंक के लिए वहाँ इलीगल माइग्रेशन का एक कंसेप्ट रखा जो आज भी चल रहा है। तो मुझे लगता है ये केंद्र सरकार इस पे बहुत ही कड़ा कदम लेने जा रही है। और जिस तरीके से वहाँ पे समस्याएं डे बाई डे बढ़ते जा रही है विद इन वेस्ट बंगाल में, मुझे लगता है कि आने वाले समय में वो अगला J&K बनने जा रहा है वेस्ट बंगाल। तो भारत सरकार इस पे बड़ी ही मतलब एक तरीके से चिंतित भी है और उस पर काम भी कर रही है। और आने वाले समय में मुझे इसका जरूर कोई ना कोई इसमें पॉजिटिव एस्पेक्ट्स देखने को मिलेगा। क्योंकि जिस प्रकार से एक बॉर्डर स्टेट होने के नाते जो इन्फ्लिट्रेशन है, जो इलीगल जो लोग भारत में घुस रहे हैं, क्योंकि देखिए भारत एक रिसोर्सफुल कंट्री है जी। और भारत के का पॉपुलेशन 140 करोड़ का पॉपुलेशन है। और जिस प्रकार से चूंकि बॉर्डर स्टेट हमारा ओपन बॉर्डर है, लगभग 4000 से ज्यादा किलोमीटर का बॉर्डर हम बांग्लादेश के साथ शेयर करते हैं। हम सब जगह फेंसिंग नहीं कर सकते। कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पे नदी है, पहाड़ है, जंगल है, वहाँ से लोग घुस जाते हैं। और तो मुझे लगता है कि वहाँ पे जो स्टेट जो गवर्नमेंट है उनको भी मेजर इनिशिएटिव लेना चाहिए, स्टेट पुलिस को उसमें आगे आना चाहिए। और जो खास करके जो BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है उसको भी और भी ज़्यादा टेक्नोलॉजी युक्त बनाना चाहिए कि किसी भी तरीके से इन्फ्लिट्रेशन ना हो। बिल्कुल, जैसे अभी आपने कहा कि फेंसिंग हर जगह नहीं पॉसिबल है, तो जैसे जो LOC पे एक तरीके से जो कड़ी पहरेदारी होती है, तो क्यों ना हमें बांग्लादेश की जो फेंसिंग है वहाँ पे इस तरीके की देखिए, कड़ी एक्चुअली हमको पहले से पता था कि पाकिस्तान भारत पे हमेशा से प्रयास करता रहता है कि हम किस तरीके से घुसपैठ इंडिया करें। में घुसपैठ करें। और यहाँ पे बेसिकली उसका पाकिस्तान में घुसपैठ का एक ही मोटिव है कि यहाँ पे टेररिज्म एक्टिविटी को बढ़ाना, जी। यहाँ नक्सल को बढ़ाना, यहाँ विद इन सोसाइटी रिलीजियस कन्फ्लिक्ट पैदा करना। क्योंकि भारत एक मल्टी रिलीजियस कंट्री है, मल्टी लैंग्वेज कंट्री है, यहाँ बहुत सारी विविधताएं हैं। लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान उसमें सफल नहीं हो पाया। तो और भारत सरकार डिफेंस में आप देख सकते हैं कि इंडियन आर्मी का सबसे ज़्यादा डिप्लॉयमेंट J&K बॉर्डर पे रखता है। और बांग्लादेश भारत के साथ एक बड़ा ही नेचुरल एलाई था और नेचुरल एलाई के रूप में हम काम करते हैं। तो इसीलिए एक जो ट्रस्ट था बांग्लादेश के प्रति कि बांग्लादेश ऐसी गतिविधि नहीं करेगा। लेकिन अभी जिस तरीके का रिसेंट जो इंसिडेंट हुआ है उसको देख के लगता है कि बांग्लादेश का जो बॉर्डर है भारत से जो सटा हुआ है, वहाँ पे भी हमें बहुत ज़्यादा विजिलेंट रहने की ज़रूरत है, उसको और टाइट करने की ज़रूरत है, जिसके चलते इस तरह की घटनाएं ना घटे। तो सर अभी हम बात करेंगे साइबर सुरक्षा पर सर। जैसे अभी सुनने में आया है कि जो चीन है वो साइबर अटैक करने वाली है इंडिया पर, तो हमारा जो देश है वो किस तरीके से तैयार है सर? देखिए, एक चीज़ ये साइबर जो सुरक्षा है, साइबर सिक्योरिटी है, ये सिर्फ भारत के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए एक खतरे का एक सिंबल है। क्योंकि देखिए आज हम टेक्नोलॉजी की तरफ हर व्यक्ति, हर देश बढ़ते जा रहा है। और जिस प्रकार से जो एंटी एलिमेंट्स हैं, जो इसका नेगेटिविज्म फायदा उठाना चाहते हैं, उसमें चाइना नो डाउट, देखिए आज के डेट में डाटा का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। बहुत ज्यादा। और चाइना जिस प्रकार से डाटा, पूरे वर्ल्ड का डाटा को यूज करके साइबर अटैक करता है, और बीच बीच में उसने प्रयोग भी किए हैं। आप देख सकते हैं कभी कभी हमारे बैंक के सर्वर सारे डाउन हो जाते हैं,
कभी कभी हमारा जो स्टॉक मार्केट है वो फेल हो जाता वो है, फेल हो जाता कभी है। कभी पूरा ब्लैकआउट हो जाता है। हाँ, तो इसके पीछे एक प्रयोग है कि आने वाले समय में हम किस तरीके से हम किसी भी अपने एनिमी को, किसी भी देश को किस तरीके से उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट को रोक सकते हैं। तो भारत सरकार इस पे बहुत अच्छा काम कर रही है। भारत सरकार का जो सूचना मंत्रालय है इस पे फोकस्ड है। भारत की जो सुरक्षा तंत्र है उस पे, साइबर पे लेके उस पे बड़ा ही पॉजिटिव इनिशिएटिव लिया गया है और अभी जो बजट में इस चीज़ को लेके एलोकेशन भी किए गए हैं। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार की चुनौतियाँ आ रही हैं और इससे सिर्फ भारत ही नहीं, पूरा विश्व इससे सफ़र करने जी, वाला जी, है। जी। तो इसीलिए टेक्नोलॉजी का हम जितना प्रयोग करेंगे, उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं। तो हमें लगता है कि इसके लिए हमें हमारी जो सिटीजन्स हैं, उनको अवेयर करने की ज़रूरत है। उन्हें उनको अवगत कराने की ज़रूरत है कि इसका मिसयूज़ कैसे हो सकता है, इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या हैं, इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या हैं। उसके दौरान ही हम इन सब चीज़ों को हम रोक सकते हैं, क्योंकि देखिए ये इस तरीके के एलिमेंट्स कभी समाप्त होंगे नहीं। आप टेक्नोलॉजी में आप देखिए, आप जितना भी डेवलप कर लीजिए, लेकिन उसके जो नेगेटिव जो जो सेंटिमेंट्स हैं, जो नेगेटिविज्म फैलाने वाले लोग हैं, उसका कुछ ना कुछ कहीं न कहीं से इस तरीके से निकाल के लेके आएँगे। तो मुझे लगता है कि भारत सरकार इसमें सक्षम है अपने साइबर सिक्योरिटी के माध्यम से इन सब चीज़ों को कंटेन करने के लिए, लेकिन इसमें और भी इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है और इसका अवेयरनेस और स्किल अवेयरनेस लोगों को करने की ज़रूरत है, जिसके माध्यम से, चूँकि देखिए आज के डेट में जो भारत का जो यूथ है, और यूथ ही नहीं बल्कि जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, ये जो हमारा मैकेनिज़्म है, वो सब कहीं न कहीं एक तरीके से टेक्नोलॉजी ड्रिवन होते जा रहा है। जी, तो अगर हम अपना सारा चीज़ जब हम टेक्नोलॉजी आधारित करते जा रहे हैं, तो हमें साइबर सिक्योरिटी को भी उतना ही फ़ोकस रखना पड़ेगा कि कल को अगर इस पे कोई अटैक होता है, साइबर अटैक होता है, तो हम कैसे इसको तुरंत उससे बाहर निकल सकें। क्योंकि देखिए, अब आज के डेट में जो एक ट्रेडिशनल जो वार है, हुँ, उसके बहुत सारे रूप बदल चुके हैं। जी, बिल्कुल। बायोलॉजिकल वेपन की वार की बात हो रही है, साइबर अटैक की बात हो रही है। तो आप समझ सकते हैं कि आइडियोलॉजिकल वार हम देख ही रहे हैं कि किस तरीके से हमारे ब्रेन को, हमारे युवाओं को वास किया जा रहा है, जिसके चलते हुए एंटी स्टेट एस्टेब्लिशमेंट खड़ा हो रहा है। तो मुझे लगता है कि इस तरीके की नई चुनौती आते रहेंगी और इसमें जो भी सरकार जो है उसको पहल करना चाहिए और इसको अपने जनता को और अपने सिटीजन्स को अवेयर करके इन सब चीज़ों से बचने का भी उपाय करते रहना चाहिए। तो क्या इंडिया को भी चाइना जैसा डिजिटल फायरवेल बनाना चाहिए? नहीं, देखिए, भारत इस पे काम कर रहा है और हम समझ सकते हैं कि चाइना ने अपना ग्रोथ जिस तरीके से किया है पिछले 25 से 30 सालों में, भारत ने 2014 के पहले इस पे कभी काम ही नहीं किया। हुँ, हम हमेशा चाइना से के ऊपर डिपेंडेंट रहे। 2014 के पहले की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने कभी भी अपने जनमानस को, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, अपने हुँ, प्रोडक्शन को हमने वर्ल्ड लेवल बनाने का प्रयास नहीं किया और हमने जी, कोशिश भी नहीं किया, जिसके कारण हमारी डिपेंडेंसी बढ़ गई चाइना पे। बिल्कुल। और आज भी हमारी डिपेंडेंसी है, इसको हमें हमें एक्सेप्ट करने में कहीं से भी कोई हिचक नहीं है, क्योंकि आज आप देख सकती हैं कि चाइना और भारत का जो ट्रेड पार्टनरशिप है, वो एक तरीके से एक पूरे वर्ल्ड के लिए एक मैसेजिंग है कि एक तरफ चाइना भारत के साथ इंगेज भी करता है बिजनेस के थ्रू और दूसरी तरफ हमारे ऊपर अटैक भी करता है। तो भारत को इन सब सारी चीज़ें पता है, जो भारत की जो डिप्लोमेसी है उस पे काम कर रही है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जिस तरीके से भारत सरकार हुँ, सेल्फ रिलायंट की बात कर रही है, जिस तरीके से हम चीज़ों को अवेयर कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए सरकार ने जिस तरीके से बजट एलोकेशन किया है, तो क्यों आने वाला समय 4.0 इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की तरफ हम जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ऑब्वियस है, एक समय लगेगा, लेकिन जिस तरीके की प्रतिभा है, भारत में टैलेंट की कमी नहीं है। बस उन्हें है कि हम किस तरीके से एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ सरकार के समर्थन से उनको हम एम्पावर्ड करें, तो नो डाउट कि हम बिल्कुल चाइना की तरह बन सकते हैं। तो सर जैसे आर्थिक शक्ति और राष्ट्रीय सुरक्षा, क्या इन दोनों में आपसी संबंध है? बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए कि आज के डेट में इकोनॉमी ही सब कुछ डिसाइड करता है। अगर आप देख लीजिए कि पहले, ग्लोबलाइज़ेशन के पहले क्या था कि पॉलिटिक्स के द्वारा हम सब कुछ डिसाइड करते थे। लेकिन आज इकोनॉमी पावर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि हाउ टू इम्प्रूव आवर इकोनॉमी, हर नेशन चाहता है कि हाउ टू इम्प्रूव आवर इकोनॉमी। तो हुँ, उसके लिए आपको अपने आप को आर्थिक अगर विकास करना है, आर्थिक डेवलपमेंट करना है, तो उसके लिए आपको वर्ल्ड के मार्केट के हिसाब से अपने प्रोडक्शन को तैयार करने पड़ेंगे। और देखिए, और आज का जो समय है वो नॉलेज का वर्ल्ड है। बिल्कुल। नॉलेज के आधारित इकोनॉमी सस्टेन कर रही है। जी, तो जिसके पास जितना ज़्यादा नॉलेज होगा, उसके पास उतनी ज़्यादा इकोनॉमी होगी। तो बिल्कुल। नॉलेज को आज के इस वर्ल्ड मार्केट में हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, किस तरीके से उसको टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन बनाते हैं, उसमें वहाँ की सरकार की बहुत बड़ी भूमिका होती है कि उस सरकार का एजुकेशन सिस्टम क्या है,
जिस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था है, क्या उस शिक्षा व्यवस्था से हम वर्ल्ड की इकोनॉमी में अपने आप को स्थापित कर सकते हैं? क्या हम वर्ल्ड के जो सबसे पावरफुल कंट्रीज हैं, जो नेशंस हैं, उनकी तरह हम बन सकते हैं? तो ऑब्वियस है कि ये, क्योंकि जो रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज तो लिमिटेड है बिल्कुल। और वो एक्सचेंज होता है, रोटेशन होता है। हम्म। आज आपके पास है, कल मेरे पास आएगा, कल किसी और के पास बिल्कुल जाएगा। सही बात है तो सर। ये जो इकोनॉमिक का जो साइकिल है, ये मूव करते रहेगा और इसमें जो देश अपने आप को रिफॉर्म नहीं करेगा, जो देश अपने आप को समय के हिसाब से, वर्ल्ड के रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने को डेवलप नहीं करेगा, वो आर्थिक रूप से पिछड़ जाएगा। और हम्म। जब आप आर्थिक रूप से पिछड़ गए तो फिर आप सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा को आप नहीं कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि नेशनल जो सिक्योरिटी है उसके लिए फंडिंग चाहिए, उसके लिए बिल्कुल। R&D चाहिए, जी, उसके लिए टेक्नोलॉजी चाहिए, उसके लिए टूल्स चाहिए। आज आप देख सकते हैं कि भारत अपनी सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान रखने के लिए जिस तरीके से फ्रांस से राफेल का डील किया, एक हाईटेक जिस तरीके से अपने आप को वेपनाइज को इम्प्रूव कर रहे हैं इंडियन आर्मी को, तो आज हमारे पास रिसोर्स है, तभी तो हम कर रहे हैं। एक तरफ हम फ्रांस के साथ भी डील कर रहे हैं, अमेरिका से भी डील कर रहे हैं और रसिया के साथ भी डील कर रहे हैं। तो ये दिस इज द गुड अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया कि इंडिया की इकोनॉमी है कि हम आज इन तीनों देशों को से हथियार खरीद रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में हम अपनी पॉलिसीज ऐसा बना रहे हैं कि आने वाले समय में हम खुद से सेल्फ रिलायंट बने। तो ये एक दिन का प्रयास नहीं है, ये एक लंबा प्रोसेस है, क्योंकि किसी भी नेशन को बनने में समय लगता है। तो मुझे लगता है कि भारत जिस गति से और जिस प्रकार से मोदी जी इन सब चीज़ों को लेके आगे बढ़ रहे हैं, तो नो डाउट इसमें हम जरूर सफल होंगे। बिल्कुल। तो क्या भारत चीन पर अपनी निर्भरता कम करने में कामयाब रहेगा? देखिए, चीन पे निर्भरता, ये कहना कि हम कम, ऑब्वियस है कि अगर हम अपनी इकोनॉमी को अच्छा करना चाहते हैं तो निर्भरता कम करनी पड़ेगी। लेकिन अब ये अभी ये हम कैसे तय कर सकते हैं? उसके लिए कि क्या हम बिना चीन के हम अपना डेवलपमेंट जिस पेस में लेके चल रहे हैं इसको मेंटेन रख सकते हैं क्या? तो मुझे लगता है कि धीरे-धीरे भारत सरकार अपने बजट में जिस तरीके से एलोकेशन करके सारी चीज़ों को खड़ा करने का प्रयास कर रही है, और आप देख सकती हैं कि G20 में एक आईमेक प्रपोजल लाया गया है, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो एक रूट है जिसके माध्यम से भारत यहाँ से सीधे यूरोप जा सकता है। क्योंकि देखिए, आज के डेट में अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, अपनी अर्थव्यवस्था को अच्छा करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन बहुत जरूरी है। तो अभी जिस तरीके का ट्रांसपोर्टेशन है वो बड़ा ही डिफिकल्ट है, तरह तरह के उसमें बीच बीच में अड़चने आती हैं। तो ये जिस प्रकार से G20 में भारत ने इस चीज को इनिशिएटिव लिया, अगर इसको हम पैरेलल खड़ा करते हैं तो ऑब्वियसली कि चाइना से हमारी डिपेंडेंसी कम होगी, और जिस तरीके का हमारा पॉलिसीज जो हम रिफॉर्म कर रहे हैं उससे भी हम अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करेंगे। तो ये एक लॉन्ग डे प्रोसेस है और इसमें जरूर भारत सफल होगा। तो क्या आप सही समय आ गया है कि युवाओं को सिविल डिफेंस और राष्ट्रीय सुरक्षा में जोड़ा जाए? देखिए, ये एक बड़ा ही मतलब ऑब्जेक्टिव ये है कि किसी भी देश को नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रख के अपनी पॉलिसीज बनानी चाहिए, क्योंकि आज हम देख सकते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद से वर्ल्ड के जो पावर नेशंस थे उन लोगों ने बड़े इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाए, लेकिन आप देखिए तो कुछ हदों पे, कुछ लेवल पे वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से विफल भी हो रहा है जी। उसके बावजूद भी देश युद्ध लड़ रहा है। तो मुझे लगता है कि एक राष्ट्रीय सुरक्षा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है, और आइडेंटिटी आज देख सकती हैं कि आज से 20 साल पहले जिस तरीके से ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट था, वो सब कुछ लग रहा था कि ग्लोबलाइजेशन अर्थव्यवस्था ही सब कुछ है, लेकिन आज आइडेंटिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिस प्रकार से अमेरिका जो वर्ल्ड का सबसे पावरफुल नेशन है, वहां आने के बाद से जिस तरीके से उसने अपने पॉलिसीज को, पूरा फॉरेन पॉलिसी को यू टर्न किया, मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं दिखाता है कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को अगर आपको रखना है तो ऑब्वियस है कि अपने युवाओं को आपको हर लेवल पे स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, उनको ट्रेनिंग देने की जरूरत है, जिससे कि वो नेशनल इंटरेस्ट उनका डेवलप हो सके। क्योंकि देखिए, नेशन है तभी हम हैं। बिल्कुल सही बात है, नेशन बिना हम नहीं है। तो इसलिए नेशन का, राष्ट्र का सुरक्षा हम कैसे कर सकते हैं, और भारत विश्व में सबसे ज्यादा यूथ अभी आज के डेट में भारत में है। तो अगर हम इस यूथ को टेक्नोलॉजी ड्रिवन बना दें, डिसिप्लिन ड्रिवन बना दें, स्किल बेस्ड उनका ओरिएंटेशन कर दें, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में इन सब सारी चीजों से भारत की अर्थव्यवस्था, भारत का सामाजिक सब मजबूत होगा। तो सर, जैसे जनता को जो फेक न्यूज और दुष्प्रचार से लड़ने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए? देखिए, जिस तरीके की टेक्नोलॉजी अभी चल रही है, क्योंकि आज देखिए, आज पूरा जो वर्ल्ड है वो टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन हो चुका है, और भारत में भी जिस तरीके से यहाँ पे सूचना का तंत्र विकसित हुआ है,
जिस तरीके से इंफॉर्मेशन सबके पास पहुंच रहे हैं, तो उसमें दो तरह के इंफॉर्मेशन आ रहे हैं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। जी। और अभी भी हमारी देश की जो जनता है उसको इस चीज में डिवीजन नहीं कर पा रही कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। कौन बुरा है, राइट। तो मुझे लगता है कि सरकार को इस पे बिल्कुल ही एक क्योंकि बहुत ही नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ विषय है, क्योंकि किस प्रकार का, क्योंकि देखिए अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि डाटा का पूरा डाटा। जो मिस इन्फॉर्मेशन जिस तरीके से हमारे समाज में व्याप्त हो रहा है, तो आज इन्फॉर्मेशन के आधार पर कहीं भी कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए भारत सरकार के लिए इसको एक अलग से एक विभाग बनाना चाहिए जो कि इस तरीके की चीज़ों पे फोकस्ड होकर काम करे कि कोई भी अगर गलत इन्फॉर्मेशन आता है उसको पूरी तरीके से सेंसर्ड करे, और जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व है उनको एक जो भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो हम उसको पनिशमेंट दे सकते हैं वो देना चाहिए, और उसको पूरे मतलब मीडिया में भी उसको दिखाना चाहिए जिससे कि लोगों में एक अवेयरनेस आए, और इसके लिए कोर्सेज भी शुरू करने की ज़रूरत है। और मैं तो ये कहूँगा कि जो भारत का अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़ को लागू किया गया है और जिस तरीके की चुनौतियाँ हैं, तो इन सब सारी चीज़ों को उसमें इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, जिसके माध्यम से जो हमारे यूथ हैं, जो बच्चे हैं, स्कूल डेज से ही उन्हें पता चले कि किस प्रकार से फेक नैरेटिव बनाया जाता है, किस तरीके से हमारे आपसी सौहार्द को, जो हमारा जो सभ्यता है, जो हमारा नॉलेज ट्रेडिशन है, उसको कैसे डिस्ट्रॉय किया जाता है। तो मुझे लगता है कि अगर सरकार इस पे कदम उठाती है तो ये इन सब चीज़ों को हम सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात सर। हमारी कहीं न कहीं हमें शिक्षा प्रणाली को चेंज करना ही पड़ेगा, देन उसके बाद ही हम आने वाले युवाओं को चेंज कर सकते हैं। तो सर जैसे 2047 में हमारे आज़ादी को पूरे 100 वर्ष हो जाएँगे। तो तब भारत की सुरक्षा नीति कैसी दिखेगी? देखिए, ये बिल्कुल ये आपने बड़ा ही मतलब इम्पोर्टेंट और आज का एक इमर्जिंग सवाल है, क्वेश्चन है कि 2047 में भारत स्वतंत्रता के 100 साल पूरे करने जा रहा है, और आज हम अभी 2025 में बैठ के बात कर रहे हैं। तो अगर आप किसी भी फेजेस का अगर स्टडीज़ कीजिए, तो अगर हम भारत के जो विकास नीति है, जो विकास की यात्रा है, अगर इसको हम फेजेस में अध्ययन करें, तो आज़ादी के बाद से लेके अगर हम उसको 71 तक लेके आते हैं तो उसका एक फेजेस था। उसके बाद से 71 से लेके हम 90 तक आते हैं, और 90 से लेके फिर हम 2000 तक लेके आते हैं तो उसका तीसरा फेजेस होता है, और 2000 के बाद से लेके 2025 तक के चौथा फेज होता है। जी। अगर आप इन चारों का स्टडीज कीजिए तो आपको दिखेगा कि भारत डे बाय डे हर सेक्टर में ग्रोथ किया है। तमाम कमियों के बावजूद भी हमने ग्रोथ किया है, लेकिन अभी पिछले 10 सालों में 2014 से लेके जिस तरीके से हमने जो भी संकल्प लिए और कि विद इन टाइम फ्रेम में हम अपने सारे एजेंडे को, सारे पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना है, उसमें हम सफल हुए हैं। आप वो चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके देख सकती हैं, हमारा कम्युनिकेशन को लेके देख सकती हैं, ट्रांसपोर्टेशन को लेके देख सकती हैं, एयर का जिस तरीके से जाल बिछाया जा रहा है पूरे भारत में, उसको आप देख सकती हैं। तो मुझे लगता है कि 2047 का जो टारगेट रखा गया है 100 साल में, नो डाउट भारत जिस गति से विकास कर रहा है, जिस गति से एक पॉलिटिकल अवेयरनेस लोगों में आ रही है, जिस गति से अर्थव्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन हो रहा है, नए-नए स्टार्टअप खड़े हो रहे हैं, हमारे युवा जो हैं वो देश के प्रति, समाज के प्रति अपने आप को उसके अनुकूल काम करने का प्रयास कर रहे हैं, और अभी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आई है 2020, वो इसमें मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि जो आज का जो युवा है 20 साल बाद, क्योंकि ऑब्वियस है कि उसको एक वर्ल्ड का जो डिमांड है उसके हिसाब से उसको अपने आप को तैयार करेगा, और इसमें हम सफल होंगे। तो ऑब्वियस है कि 2047 में भारत का जो ये है उसको हम बोल सकते हैं कि ये गोल्डन एरा है, और इसी गोल्डन एरा में हम सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि हमारे नेबर में हम सबको पता है कि किस तरीके के नेशंस हैं, तो उनको हम कैसे इंगेज करें, कैसे उनको हम ट्रेड से जोड़ें, कैसे एक दूसरे के प्रति ट्रस्ट बिल्डअप करें, तब जाके शायद हमें लगता है कि 2047 का जो कंसेप्ट है कि हम विकसित भारत बनने का, तभी जाके हम प्राप्त कर सकते हैं। और उसके लिए इसमें युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका हो जाती है कि हम युवा को किस दिशा में लेके जाना चाहिए। तो जैसे सर अभी हम अपने पूरे 100 वर्ष हो जाएंगे 2047 में, क्या 2047 तक भारत को अपनी परमाणु नीति में बदलाव करना चाहिए? मुझे लगता है कि 2047 ने उसके पहले ही करना चाहिए, क्योंकि देखिए आप अगर अपने आप को स्ट्रांग नहीं बनाइएगा तब तक आपके ऊपर अटैक होते रहेंगे। बिल्कुल। और पिछले 78 साल का जो अनुभव रहा भारत का, वो हमने देखा कि भारत ने कभी भी इम्पीरियलिस्टिक अप्रोच के साथ काम नहीं किया। भारत ने हमेशा सबको साथ लेके चलने का काम किया, सबके साथ कोएग्जिस्टेंस के साथ हम अपनी अर्थव्यवस्था को भी लेके चलने का प्रयास किए। लेकिन हमेशा से जो हमारे भारत के जो नेबर हैं
वो किसी न किसी रूप से हमें डिस्टर्ब करते रहे। बिल्कुल सही बात। तो मुझे लगता है कि अगर सुरक्षा का जहाँ सवाल आता है तो हमें अपने इस जो न्यूक्लियर पॉलिसीज में है उसको हमें 2047 तक का इंतजार नहीं करना चाहिए, उसके पहले हमें चेंज करना चाहिए। और जब तक आप अपने आप को मजबूत नहीं रखेंगे तब तक जो आपके नेबर कंट्री है वो आपके कंट्रोल में नहीं आने वाले। इसीलिए आज का ये 21वीं शताब्दी में है कि जो पहले हम बोलते थे ना कि माइट इज राइट का जो कंसेप्ट था वो आज भी एग्जिस्ट कर रहा है पूरे वर्ल्ड में। आज आप देख सकती हैं कि जिस तरीके से चाहे अमेरिका हो, रसिया हो, यूक्रेन हो, इवन चाइना हो, जिस तरीके से ये लोग अपने हेजेमनी को स्थापित करने के लिए कहीं पे भी इंटरफेयर कर रहा है, भारत ने तो कभी भी अपने नेबर कंट्री पे किसी भी तरीके से नहीं किया, बल्कि भारत ही परेशान होते रहा। तो मुझे लगता है कि भारत को अपनी विदेश नीति में फिर से पुनः इस चीज को सोचने की जरूरत है और सुरक्षा व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए जिस तरीके से भारत को घेरने का प्रयास होता है, क्योंकि भारत का जो जियो पॉलिटिक्स है, जो भारत का जो लोकेशन है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही फर्टाइल है हर तरीके से। तो मुझे लगता है कि इसमें उसके 2047 तक का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके पहले ही इसको इस पॉलिसीज को चेंज करना चाहिए कि हम अपनी सुरक्षा व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए हम इसमें बदलाव ला सकते हैं। तो क्या सर भारत को अब ओपनली जो आतंकी राष्ट्र हैं उनको ब्लैकलिस्ट करने की पहल करनी चाहिए? नहीं, अभी से पहल करनी नहीं चाहिए। भारत तो इस पे ऑलरेडी इस पे काम कर ही रहा है। अगर आप देख लीजिए तो आज जो अमेरिका और अमेरिका ही नहीं, लगभग विश्व के जितने भी पावरफुल नेशन है, सबने इस जो कश्मीर में जो घटना घटी है उसमें सबने भारत के साथ सबने हैंड टू हैंड सॉलिडेरिटी सपोर्ट किया है और भारत के साथ खड़े होने की बात कर रहे हैं। तो ये भारत की बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है। आज पाकिस्तान पूरे विश्व में एक तरीके से कॉर्नर हो चुका है, उसके साथ कोई सपोर्ट में नहीं आ रहा है। चाइना भी खुल के उसके साथ नहीं आ रहा है। अगर आप देख लीजिए तो चाइना भी ओपनली उसके सपोर्ट में नहीं आ रहा। और अभी यूएस के वाइस प्रेसिडेंट ने और वहाँ की जो डिफेंस जो मंत्री उनका स्टेटमेंट है कि भारत अपने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उसके ऊपर कार्रवाई कर सकता है। जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं उनको करने में उसको पूरा भारत का सपोर्ट मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि ये भारत की डिप्लोमेटिक विक्ट्री है कि उसने जिस तरीके से पूरे वर्ल्ड के सामने टेररिज्म को एक्सपोज किया, जिसके आधार पे आज पूरा विश्व एक साथ खड़ा हो रहा है और पाकिस्तान को कॉर्नर कर रहा है। तो मुझे लगता है कि ये भारत की बहुत बड़ी जीत है। आप देखिए कि अमेरिका में 9/11 के पहले अमेरिका भी टेररिज्म को मानने को तैयार नहीं था, लेकिन उसने ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में आके मारा। तो उसने अपने एक सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए स्टेप लिया और भारत भी आज उस स्थिति में है। और अमेरिका आज वही बोल रहा है कि भारत के जो भी एनिमी है, जिन लोगों ने भी इस कृत्य को किया है, वो जहां पे भी हैं आप उनको पनिश कीजिए। तो मुझे लगता है कि भारत की बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री है कि आज पूरा वर्ल्ड टेररिज्म को रिकॉग्नाइज कर रहा है और उसमें भारत के साथ खड़े हो रहा है। बिल्कुल। तो सर जो पाकिस्तान की जो मानसिक स्थिति है, मैं तो यही कहूँगी कि मानसिक स्थिति की वजह से वो बार-बार आतंकी हमले कर ही रहे हैं। तो किस तरीके की उनकी मानसिक स्थिति है? क्या बर्डन है उनके ऊपर कि वो अपनी इकोनॉमी को बढ़ाना नहीं चाहते, दूसरे की इकोनॉमी को गिराना चाहते हैं? देखिए, एक चीज समझिए कि किसी भी देश का जब ओरिजिन होता है तो उसके कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं जी। उसके कुछ टारगेट्स होते हैं, उसके कुछ विजन्स होते हैं। तो पाकिस्तान की उत्पत्ति जिस तरीके से हुई, एक तो गलत तरीके से किया गया, क्योंकि वो वेस्टर्न पावर के द्वारा किया गया था और वो एक तरीके से चेक एंड बैलेंस करने के लिए कि हम भारत को किस तरीके से काउंटर करें। नंबर 1। नंबर 2, वहां पे आप देख सकती हैं कि वहां पे कोई भी पॉलिटिकल लीडरशिप उस तरीके से पूरे सिविल सोसाइटी को एक साथ लेके चलने वाला नहीं आया। और जो लोग आए भी, जो लोग भी थोड़ा सा पॉपुलर होने का प्रयास किया या जनता के बीच में उनकी पहल की, तो वहां की जो आर्मी है उन लोगों ने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। तो आप एक तरीके से देख सकती हैं कि वहां पे कोई भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ग्रोन अप हुआ ही नहीं, ना डेमोक्रेटिक तरीके से और ना ही ट्रेडिशनल तरीके से, जिसका नतीजा ये हुआ कि हमेशा वहां पे की जो आर्मी है वो डिक्टेट करती रही और आर्मी में वहां पे फंडामेंटलिज्म ज्यादा है। और वही इंडियन आर्मी, अगर आप देखिए तो इंडियन आर्मी का जिस तरीके से ग्रोथ हुआ है, जिस तरीके से एक मैच्योर हुआ है, वो एक तरीके से हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम का एक समझिए कि एक मेजर पिलर है। आज केंद्र सरकार ने उनको फ्री हैंड दिया। जी बिल्कुल। लेकिन पाकिस्तान में इस तरीके का नहीं है। पाकिस्तान में वहां पे डमी गवर्नमेंट को बनाया जाता है। जब सिविलियन का ज्यादा प्रेशर बनता है तो वर्ल्ड को दिखाने के लिए, एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाने के लिए कि भाई कि एक वहाँ चुनाव करा देते हैं। अभी वहां पे आप देख सकते हैं इमरान खान एक बहुत पॉपुलर लीडर थे, लेकिन वो चुनाव जीत के आए,
लेकिन उन्होंने पाकिस्तान आर्मी का जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स था उसको जब पब्लिक फोरम पे रखा, वर्ल्ड के फोरम पे जब रखा, तो उनको अरेस्ट करके जेल के अंदर डाल दिया। और आज एक तरीके से जो वहाँ के जो शासक जनरल हैं मुनीर, वो एक तरीके से पूरा रेडिकल फंडामेंटलिस्ट है। आप उनके स्टेटमेंट को सुन लीजिए। अभी जो कश्मीर में जो घटना घटी, उस घटना के पहले उनका पब्लिक स्टेटमेंट आया। उन्होंने मतलब एक तरीके से जो राष्ट्र की जो कल्पना थी उसको फिर से दोहराया। उन्होंने हिंदू मुस्लिम की बात की जी। उन्होंने एक तरीके से काफिर की बात की, राइट। तो और उसी के विद इन मुझे लगता है एक 1 वीक में इस तरीके की घटना घटी। तो आप इस चीज को समझना होगा कि जो वहाँ की आर्मी है वो पूरी तरीके से इन्वॉल्व है इन सारी चीजों में, और अभी तो सारे रिपोर्ट्स भी निकल के आ चुके हैं। तो मुझे लगता है कि भारत इस पे बहुत ही कड़ा एक्शन लेगा और इस तरीके से चीजों को ठीक करने का प्रयास किया जा सकता है। बिल्कुल, जैसे हमारे जो 2047 100 वर्ष पूरे होंगे तब आज़ादी के पूरे, एक तरीके से उसी तरीके से पाकिस्तान के भी 100 वर्ष पूरे होंगे। इकोनॉमी की बात करें तो मुझे लगता है कि 2047 तक हमारी इकोनॉमी टॉप पर होगी। तो पाकिस्तान की आपको क्या लगता है, कहाँ आज भी जहाँ है वहीं रहेगा कि कुछ ऊपर तक जाएगा? देखिए मतलब किसी भी व्यक्ति या किसी भी देश को अगर देखना है कि उसका फ्यूचर कहाँ जाने वाला है, तो उसके पास्ट से हम स्टडीज कर लेते हैं। जी जी जी। तो आप देख सकते हैं कि 47 से लेके और अभी 2025 तक पाकिस्तान की क्या स्थिति है कि एक तरीके से वो फेल्ड स्टेट हो चुका है जी। एक तरीके से वो पूरी तरीके से हर लेवल पे फेल्ड हो चुका है। तो आने वाले 25 सालों में हमको पता है कि वो क्या होगा। आज पूरे वर्ल्ड से कॉर्नर पे है, उसकी अर्थव्यवस्था सबसे वीक पोजीशन पे है, वहाँ पे इन्फ्लेशन सबसे ज्यादा हाई है, वहाँ से लोग छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, वहाँ की आर्मी में एक तरीके का मतलब आपस में कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि मेरा तो ये मानना है कि जिस तरीके की स्थिति है वहाँ पे आने वाले समय में पाकिस्तान 2 से 3 भागों में बट न जाए, क्योंकि जिस प्रकार से बलूचिस्तान, जिस प्रकार से वहाँ टीटीपी अफगानिस्तान की तरफ से जो अटैक हो रहा है उस चीज को झेल नहीं पाएगा। क्योंकि आप देख सकती हैं कि आप किसी भी व्यक्ति के ऊपर या किसी भी आइडेंटिटिकल पर्सन के ऊपर आप एट्रोसिटी बहुत दिन तक ज्यादा नहीं कर सकते हैं। और आज पाकिस्तान चारों तरफ से घिरा हुआ है और मुझे लगता है कि उसी को एक तरीके से डिविएट करने के लिए उसने ये अटैक करवाया है कश्मीर में, जिससे कि जो पाकिस्तान में जो एक अनरेस्ट पैदा हो रहा है, जिस तरीके के सिविलियन वहाँ पे रोड पे निकल रहे हैं, आप देख सकती हैं कि वहाँ पे आर्मी के खिलाफ लोग आप एजिटेशन शुरू करने लगे हैं। वहाँ के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो एस्टेब्लिश्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ बात करने लगे हैं। तो मुझे लगता है कि इसी को ध्यान को हटाने के लिए इस तरीके की चीजें भारत के साथ कश्मीर में घटना जो अभी पहलगाम में जो हुई है वो हुआ है, और ये बिल्कुल एक अनोखा है। ये इस तरीके की घटना पहले कभी नहीं हुई थी। बिल्कुल सही। अगर हम पूरे वर्ल्ड में देखते हैं तो इस तरह की घटना एक बार ढाका में हुआ था, एक कॉफी हाउस में, और एक अफ्रीका में भी इस तरीके की घटना एक मॉल में इस तरीके से रिलीजियस आइडेंटिटी के आधार पे लोगों को मारा गया था, और ये तीसरा ये भारत में हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये एक नया सिंबलिज्म है और इसमें हमें समझने की जरूरत है, क्योंकि भारत में यहाँ पे बहुत रिलीजियस कन्फ्लिक्ट्स हैं और यहाँ पे ये भी एक एंगल हो सकता है कि जिससे कि भारत में जो एक पीसफुल हार्मनी है वो आपस में यहाँ पे खराब हो, जिसके चलते हम आपस में कन्फ्लिक्ट करें। इन सब चीजों को भी ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल। तो सर जैसे अभी आपने बताया कि पाकिस्तान में कहीं ना कहीं लोग छोड़ के जा रहे हैं, वहाँ की आर्मी का जो रवैया है उन लोगों के लिए, पर हम अपने देश की बात करें तो यहाँ के जो मुस्लिम हैं वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, ऐसा क्यों? नहीं, देखिए ये एक बड़ा ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि अगर आप भारत के नागरिक हैं, आप चाहे किसी भी धर्म को मानने वाले हैं, आपको नेशनल इंटरेस्ट पे नेशनल के साथ खड़ा होना ही पड़ेगा। और इस तरीके के जो लोग भी हैं वो उन्हें सोचने की जरूरत है, वो उन्हें जो लोग भी जो फंडामेंटलिस्ट जो उन्हें गुमराह कर रहे हैं उन्हें समझना चाहिए कि आज भारत कहाँ पे और पाकिस्तान कहाँ पे। और ऑब्वियसली देखिए इस्लाम के लगभग 57 कंट्रीज हैं पूरे, अगर वर्ल्ड में आप देख लीजिए, तो ये जहाँ पे भी है वहाँ पे सब आपस में कन्फ्लिक्ट में है। और भारत में जितनी आबादी वहाँ पाकिस्तान की उससे ज्यादा तो मुस्लिम भारत में है, और यहाँ पे जिस तरीके से उनका ये है, तो मुझे लगता है कि ये जो फंडामेंटलिज्म जो है और रेडिकलाइजेशन जो किया जा रहा है उस पर सरकार को भी ध्यान देना चाहिए कि हम किस तरीके से यहाँ पे उनको जो इस तरीके के जो हमारे यूथ जो गुमराह हो रहा है या जो पाकिस्तान के समर्थन में खड़े हो रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करें और उनको एक मतलब प्रॉपर चैनल के माध्यम से उनको सही रास्ते पर लाने का प्रयास करना चाहिए। नहीं तो देखिए एक चीज मैं कहना चाहूँगा कि भारत में जो मेजॉरिटी है वो हिंदू है,
हिंदू है, बिल्कुल। और मुझे लगता है कि पूरे विश्व में ऐसा कोई समाज नहीं, ऐसा कोई धर्म नहीं है जो सबको एक साथ लेके एक चलने साथ वाला लेके हो। चले। तो ये जो हिंदू धर्म का जो पोटेंशियल है, इस पोटेंशियल को अगर आप तुलना कीजिए वर्ल्ड के जितने भी रिलीजन्स हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा पॉजिटिव स्ट्रेंथ इसके अंदर है, जी, क्योंकि हम सबको समाहित करने की क्षमता रखते हैं, बिल्कुल, तभी तो सबको सनातन। सबको आगे बढ़ने का उसमें मौका मिलता है। जी, लेकिन जिस तरीके से एक नैरेटिव चलाया जाता है, तो मुझे लगता है कि ये चीजें बहुत दिन तक टिक नहीं सकती हैं। और जो भी इस मानसिकता के लोग हैं, उन्हें समझना चाहिए कि भारत के आप नागरिक अगर हैं, भारत को अपना देश मानते हैं, तो आपको यहाँ के संविधान के और यहाँ के रूल रेगुलेशन के आधार पे जो चीजें हैं उसको एक्सिक्यूट करने में आपको मदद करना चाहिए। और इस तरीके की जब घटनाएं घटे, जब इस तरह की घटनाएं घटती हैं, तो उन्हें सबसे आगे निकल के आना चाहिए, जी, क्योंकि भाई ये उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क खड़ा हो रहा है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि इसके पीछे का जो नैरेटिव है उसको भी समझने की जरूरत है कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है। क्योंकि स्लीपर सेल्स तो आई थिंक हमारे इंडिया बिल्कुल में ही बिल्कुल रहते हैं, ऑब्वियस बिल्कुल। है कि देखिए आज ये जो घटना घटी है, कोई भी आतंकवादी घटना जब घटती है तो बिना लोकल सपोर्ट के घटना घट ही नहीं घट सकती। ही नहीं सकती, बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि इस तरीके के जो भी लोग हैं, उसमें जो सुरक्षा एजेंसी है, जो जांच एजेंसीज है, उनको पकड़ना चाहिए और उन्हें कड़ा से कड़ा सजा देना चाहिए, ताकि जिससे एक मतलब एक मैसेजिंग जाए, जो लोग भी इस तरीके के गुमराह हो रहे हैं। और कश्मीर में चूंकि शुरू से ही एक उनका एक तरीके का प्रयोगशाला रहा कि जो पाकिस्तान आर्मी है और जो पाकिस्तान के जो सेना के जो लोग हैं, वो कश्मीरी युवाओं को किस तरीके से वहाँ पे पत्थर फेंकने के लिए पैसा देते थे, किस तरीके से एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स डेवलप करने के लिए वहाँ पे उनको स्पॉन्सरशिप किया जाता जी, था, तिरंगा को कैसे जलाने के लिए, कैसे प्रोटेस्ट करना है, इसके पीछे पूरा एक मैकेनिज्म काम करता था, बिल्कुल। जो कि मोदी सरकार ने पिछले 10 सालों में वहाँ पे इन सब सारी चीजों को एक तरीके से समाप्त कर दिया है। उन लोगों को रोजगार मिला है एक तरीके से, बिल्कुल उन लोगों का बिल्कुल। जो दिमाग है इस तरफ से हटा है, क्योंकि हर किसी को पैसा चाहिए। जी जी आप भी बिल्कुल। मानते सर्वाइव करने के लिए चाहिए, तो जहां से उन्हें मिलता था वो लोग ये सारे तिरंगा जला दिया, कभी पत्थर फेंकना हो गया। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कश्मीर के लोगों के लिए भी एक ये सबक है कि जो उन्होंने किया उसका भुगतान भी उन्हें करना पड़ा। नहीं नहीं कहीं ना बिल्कुल कहीं बिल्कुल। उंगलियां उन्हीं के ऊपर ही उठ रही हैं। नहीं ऑब्वियस देखिए आज आप देखिए सबसे ज्यादा नुकसान अगर वहां पे हुआ तो तो कश्मीर। टूरिज्म, कश्मीरियों का। जो आप पिछले एक साल में 2.5 करोड़ वहां टूरिस्ट गए, आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से वहां पे उसकी इकोनॉमी बूम की होगी। अब इस घटना के बाद से मुझे लगता है कि ये आने वाले समय के लिए टूरिस्ट वहां जाना नहीं चाहेगा। नहीं जाना तो चाहेगा। इसलिए मुझे लगता है कि इसमें वहाँ की सरकार को, चूंकि एक चुनी हुई सरकार वहाँ पे आई हुई है और इन सब चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से समझती है, तो उस पर उसको ये करना चाहिए। और मुझे लगता है कि कश्मीर में जो डेमोग्राफी का जो समस्या है उसको भी दूर करने की जरूरत है, क्योंकि जब तक आप वहाँ पे वहाँ का डेमोग्राफी को मिक्सिंग नहीं करेंगे, तब तक मुझे लगता है कि इस तरीके की समस्याएं होंगी। अब इसमें सरकार को, केंद्र सरकार को, वहाँ की राज्य सरकार को, क्योंकि आर्टिकल 370 तो समाप्त हो चुका, जी, लेकिन 370 समाप्त होना ही सिर्फ नहीं है, वहाँ के जो सिविल सोसाइटी है, वहाँ के जो लोगों की जो मानसिकता है, जो आज का यूथ है, उस चीज को तो लेके आज भारत के साथ खड़ा हो रहा है, लेकिन जो उसके पीछे की जो ताकतें जो काम कर रही है, उसको हम कैसे चेक एंड बैलेंस करें, उसके लिए वहाँ डेमोग्राफी पे काम करने की जरूरत है कि हम किस तरीके से बैलेंस करें जिसके चलते इस तरीके की गतिविधि वहाँ पे ना हो। बिल्कुल। तो सर जैसे एक आप प्रोफेसर हैं, टीचर हैं, तो ये मेरा एक निजी सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ। जैसे आपने भी देखा होगा अगर मदरसे की बात करें तो वहाँ कुरान पढ़ाई जाती है, ठीक है? अगर वो नॉर्मल स्कूल में भी पढ़ रहे हैं पर उन्हें कुरान कंपल्सरी है पढ़ना। क्या हमारी जो शिक्षा प्रणाली है, उसमें कंपल्सरी नहीं होना चाहिए कि हमारे वेदों को पढ़ाया जाए, हमारी गीता को पढ़ाया जाए? नहीं नहीं बिल्कुल। देखिए एक चीज मैं ये कहना चाहूँगा कि भारत में एक सेकुलर नेशन की बात होती है, लेकिन आप देखिए तो ये सेकुलर शब्द भी कब जोड़ा गया, कब जोड़ा गया? ये आपको कॉन्स्टिट्यूशन में 42nd अमेंडमेंट जब किया गया उस समय किया गया। ये जब हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने इस चीज को नहीं बनाया। और मेरा ये मानना है कि मतलब जो सेकुलरिज्म का जो कंसेप्ट है वो अपने आप में ही एक नेगेटिविज्म की तरफ लेके जाता है जी। क्योंकि मैं जो देखता हूँ, जो मैं मानता हूँ कि कोई सेकुलर नहीं है, कोई सेकुलर हो ही नहीं सकता। बिल्कुल नहीं। अगर आप सेकुलर की परिभाषा को जिस तरीके से यहाँ पे इनबिल्ट किया गया है, देखिए ठीक है, धार्मिक रिलीजियस अलग होना एक ये ऑब्वियस ही है, हमारा फेथ का विषय है, लेकिन हम उसके आधार पे सारी चीजों को तय करें, मुझे लगता है कि ये सेकुलरिज्म को जस्टिफाई नहीं कर सकता है, नंबर 1। नंबर 2 कि इस देश में जो शिक्षा व्यवस्था है, और अभी आपने मदरसे की बात की, ठीक है, हर एक रिलीजन्स में अपना अपना मतलब कह सकते हैं पढ़ाया जाता है, हाँ, बट नहीं ऑब्वियस है, हर रिलीजन का अपना एक धर्म ग्रंथ है, आप उसको पढ़िए पढ़ाइए, लेकिन
उसको आप एक तरीके से मतलब किसी के ऊपर थोपने का प्रयास मत कीजिए। और ऑब्वियस है कि अगर अगर हम मतलब अपने धर्म की का उपासना कर रहे हैं तो आप दूसरे के धर्म को भी रिस्पेक्ट कीजिए। बिल्कुल। तो ये आपको देखना होगा कि ऐसा कौन सा धर्म है जो ये सिखाता है। तो ये अगर आप जब देखिएगा तो आपको पता लगेगा कि किसका टॉलरेंस किसमें सबसे ज्यादा है, कौन सबको समाहित लेके चलता है। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें धीरे धीरे निकल के आ रही हैं और सरकार भी इस पे काम कर रही है। और मैं एक चीज और कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि देखिए सरकार तो अपना काम करती है, लेकिन सिविल सोसाइटी का भी बहुत बड़ा रोल होता है। जो समाज में रहने वाले जो नागरिक है, जो लोग हैं, उनकी उनकी भी ये दायित्व बनती है कि हमें इस तरीके की चीजों को कैसे आगे बढ़ाना है। अगर हमारे समाज में, अगर हमारे अड़ोस में, पड़ोस में अगर इस तरीके की गतिविधियां हो रही है तो हमें कैसे उसको चेक करना है। तो जब तक आप आवाज नहीं उठाइएगा तब तक आप इस तरीके के जो गलत लोग हैं उनका प्रलोभन बढ़ते जाएगा और इस तरीके से हमारा समाज डिस्ट्रॉय होगा। तो मुझे लगता है कि सरकार इस पे बहुत ही सजग है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आई है उसमें इन सारी चीजों पे ध्यान रखा गया है। और जो ऑब्वियस है कि भारत में डिफरेंट डिफरेंट धर्म और पंथ मानने वाले लोग हैं और सबको अपनी आजादी है, आप करें, लेकिन किसी दूसरे को डिमीन ना करें कि हम ही सुप्रीमो हैं। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि और तभी भारत का जो कंसेप्ट है, क्योंकि भारत एक राष्ट्र है और इसका एक लिगेसी रहा है, एक विरासत रहा है। अगर आप इसका ओरिजिन का इतिहास अगर आप देखना चाहिए तो आप देखिए तो सबसे पुराना ट्रेडिशन भारत का रहा है। आप उसके बाद ही सारी चीजें आई हैं। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि इन सब चीजों को सिविल सोसाइटी को भी आके इस पे काम करना चाहिए और सरकार नो डाउट इस पे एक स्टेप तो ले रही है। बिल्कुल सर। तो जो हमारे व्यूअर्स हैं, अभी आप इस टाइम हमें सुन रहे हैं, हमारी वार्तालाप को बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, तो उन लोगों को आप कोई एक संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मेरा सिर्फ संदेश ये रहेगा, क्योंकि आज हम 21वीं शताब्दी में हैं और ये जो टेररिस्ट अटैक हुआ है कश्मीर में, पहलगाम में, और जिस तरीके से इनोसेंट लोगों को धर्म के आधार पर मारा गया, तो ये हमें समझने की जरूरत है कि इसके पीछे का नैरेटिव क्या है, नंबर 1। नंबर 2 की सुरक्षा व्यवस्था हमें और कैसे स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, इस पर सरकार को सोचना चाहिए, सरकार को काम करना चाहिए कि इस तरीके की चीजें क्यों हुई और जब अगर हुई तो उस पर हमने क्या एक्शन लिया। नंबर 3 कि जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं उनको चाहे कहीं पे भी हो, उनको खोज के, चाहे वो इस ब्रह्मा यूनिवर्स के किसी भी कोने में, उन्हें पकड़ के ला के पब्लिकली उनको सजा दी की जरूरत है। और देखिए, मैं फिर ये कहना चाहूँगा कि आज पिछले 10 सालों में अगर आप देखिए तो इस देश में, भारत देश में, जो राष्ट्रवाद के प्रति युवाओं में, समाज में एक पॉजिटिवनेस आया है, जो कि 10 साल पहले कम हो गया था। जिस तरीके का हम एजुकेशन सिस्टम लेके चल रहे थे, जिस तरीके का वेस्टर्न का जो एक कॉस्मोपॉलिटन सोसाइटी में कल्चर के नाम पे जिस तरीके से जो भारतीय सभ्यता और कल्चर को डिमीन किया जा रहा था, वो पिछले 10 सालों में वो निकल के आया है। आप उसका एग्जाम्पल महाकुंभ देख सकती हैं, अभी राम मंदिर का जो एक निर्माण हुआ उसे देख सकते हैं। तो ऑब्वियस है ये सारी चीजें कहीं ना कहीं भारत की जो रूट है, जो भारत का जो कल्चर है, भारत की जो सभ्यता है, उसको दिखाता है कि हम किस तरीके से, हमारा एक रिच कल्चर रहा है जिसमें हमने सबको समाहित किया है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें मतलब गलत राजनीति का शिकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज देखिए चूंकि डेमोक्रेसी है यहाँ पे, अभी अपोजिशन ने इस घटना पे समर्थन तो दे रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ क्वेश्चन भी खड़ा कर रहे हैं वहाँ पे कि जो वहाँ से जो वीडियोज आ रहे हैं कि वो फेक है। तो मुझे लगता है कि इस तरीके की चीज़ों से बचना चाहिए और एज ए नागरिक होने के नाते, एज ए सिटीजन होने के नाते, जो भी इस गलत नैरेटिव को लेके आता है उसको तुरंत उसी समय उसके ऊपर बैन करना चाहिए। थैंक यू सो मच। काफ़ी अच्छा लगा सर आपसे बातचीत करके और काफ़ी कुछ मैंने भी नया सीखा कि मुझे भी इतना नहीं जानकारी थी। बहुत कुछ आपसे सीखने को मिला। और प्लीज़ जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये आज जो बात हुई है हमारे देश की इकोनॉमी को लेके हुई है, आज बात हुई है हमारे साइबर सुरक्षा को लेके। हमें किस तरीके से हमारी जो इकोनॉमी है किस तरीके से कहाँ तक पहुँच गई कुछ सालों में, कैसे हमारी जो भाजपा, जो मोदी जी हैं, वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। आज चर्चा किया हमने आतंकवाद को लेके, कैसे बढ़ावा मिल रहा है। बहुत सारे टॉपिक इस पे कवर किए हैं। तो मुझे लगता है कि ये पॉडकास्ट आपको देखना चाहिए और आपके हर फ्रेंड और फैमिली को देखना चाहिए। तो आपका काम है इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर दीजिए। हो सकता है कि बहुत सारे सवाल मैंने कवर ना किए हों, हो सकता है मैं बहुत कुछ भूल गई हूँ और आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे, तो उन सवालों को जाया मत जाने दीजिए, वेस्ट मत करिए। उन सवालों को कमेंट बॉक्स में डालिए
उन सवाल का आपको डेफिनेट आंसर मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि सवाल है तो जवाब मिलेगा। हम सर की टीम से कहेंगे और सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि आपके हर सवाल का जवाब दें। हो सकता है आप बहुत कुछ पूछना चाहते हो और अगर आपके ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आते हैं तो सर से रिक्वेस्ट करेंगे फिर से एक पॉडकास्ट करने के लिए आपके सवालों को लेके। तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कोई भी चार्जेस नहीं लगते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए एपिसोड में। जब तक आप अपने घर में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय श्री राधे, राधे राधे।